एक मिनट बच्चों। ओके जी। कासम इस तरह करो कि ये ना एक बार इधर से बाजू से इशारा करना, वो ऊपर कर लो और इधर आ जाओ, वो ज्यादा सही है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल हम इधर से ये चीज को देखें कि एक तरह का इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट यार, एक मिनट। अच्छा एक मिनट इधर आना, इस कैमरे को पकड़ना, इधर इधर ही रखना है। ठीक है। रखना ठीक है। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी वो ये थी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को हम लोगों ने कहा था कि आपकी जो ब्रांचेस होती हैं वो मेजर मेजर होती है 5। याद करने का तरीका क्या था? मार, जिसके अंदर आपने थी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती थी, एक्सी नर्व एक होती थी, रेडियल नर्व नंबर पे जो होती थी वो मिड, चौथे नंबर पे क्या आती थी आपकी? एक तरह की अल्नर नर्व होती थी। अब हम लोगों को ये पता बच्चों कि जो आपकी एक्सी नर्व होती थी उसका काम क्या होता था। ये बाजू आपका इधर लगाया जाए, ठीक है। देखते हो कि बाजू आपका बिल्कुल साथ लगा हुआ है। तो अगर हम बाजू को बिल्कुल हैं बच्चों, ठीक, 3 डिग्री तक जो मूवमेंट करवाता है, जस्ट इमेजिन करें यहां तक, तो आपने कहना होता है कि ये करवाता हो तो आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल, ठीक होगा बच्चों। अब आपने कहना होता है कि जो एक्सी नर्व होती है वो मेजर आपके 2 तरह के मसल को सप्लाई करती होती है। एक आपका डेल्टॉइड मसल होता है और दूसरा कौन सा होता है? टीरिस माइनर। जो आपका डेल्टॉइड मसल होता है वो इधर से लेके आपका यहां तक यानी कि 90 डिग्री तक इसकी मूवमेंट करवाता होता है। क्या करवाता है? एक तरह का 90 डिग्री तक मूवमेंट करवाता है। तो अगर पहले नंबर पे हमने क्या कहना है कि 15 से 90 डिग्री तक जो मूवमेंट करवाता है उस मसल का नाम क्या होता है? आपने कहना होता है कि एक तरह का डेल्टॉइड मसल होता है, ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। और उसको जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी होती है? एक तरह की एक्सिलरी नर्व होती है बच्चों। अब देखो, दूसरे नंबर पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से ये पूछा जाए कि आपकी जो सेंसरी सेंसेशन होती है वो एक्सी नर्व किसके जरिए देता होता है, तो बच्चों यहाँ पे आपका होता है बैजमेंटल एरिया, समझ आ रही है? तो आपने कहना है कि ये वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते होते हैं बैज वाला एरिया, ठीक है। और ये आपका लेटरल आर्म का एरिया होता है, यानी कि अगर आप बाजू को इस तरह देखते हो तो ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ये वाला। तो जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला होता है इस हिस्से को हम कहते हैं लेटरल एरिया। तो जो लेटरल एरिया होता है इस एरिया के ऊपर आपकी क्या मिलती है? एक तरह की सेंसरी सेंसेशन होती है, क्लियर है? तो आपने क्या कहना, लेटरल जो आपका आर्म होता है यहाँ पर जो सेंसरी सेंसेशन देता है वो कौन देता है? आपकी एक्सी नर्व देती है। तो पहले नंबर पे हमने क्या देखा? हमने कहा था बच्चों कि एक तरह की एक्सी नर्व वो होती है जो कि आपकी 15 से 90 डिग्री तक मूवमेंट करवाती है विद द हेल्प ऑफ डेल्टॉइड मसल। उसके बाद आपने कहना होता है कि ये आपकी लेटरल आर्म की सेंसेशन देती होती है और इसको हम कहते होते हैं ये एक तरह का रिजमेंटल बैच जो एरिया होता है वहां पर आपकी सेंसेशन भी देती है, ये आप कह सकते होते हो। दूसरे नंबर पे अगर ये कहा जाए कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चे एक तरह की ह्यूमरस है ना, वो अगर तरह फ्रैक्चर होती है इस जगह पर और यहाँ पे आपका सर्जिकल नेक होता है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी एक्सी नर्व कब डैमेज होती है, तो आपने कहना जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के ऊपर क्या होता है? एक तरह का इंजरी होती है। और ये एग्जाम के अंदर कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपने याद करना है। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि एक्सी नर्व के साथ साथ यहाँ पर एक आर्टरी गुजर रही होती है जिसको हम कहते होते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो होती है ये किसकी ब्रांच होती है? ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है बच्चों। बस एक्सी नर्व के बारे में आपने इतना याद रखना है। बाकी आते हैं आपके मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या होती है। देखिए, आपने कहना होता है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होती है वो बेसिकली आपके 2 तरह के मसल को सप्लाई करती होती है। एक कौन सा होता है? आपने कहना होता है एक जो मसल होता है उसको हम कहते होते हैं ब्रेकियालिस मसल, और दूसरा जो मसल होता है उसको हम क्या कहते होते हैं? एक तरह का बाइसेप ब्रेकियाई। एक होता है ब्रेकियालिस मसल और दूसरा जो होता है वो बाइसेप ब्रेकियाई होता है बच्चों। अब देखें, अगर ये बाजू की मूवमेंट को इस तरह करने लगा, ये जो इस तरह हो रही है, ये मूवमेंट क्या होती है? इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये फ्लेक्शन मूवमेंट, यानी कि ये वाली इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? एक तरह की फ्लेक्शन मूवमेंट है। और ये कौन करवा रहा होता है? आपने कहना है कि ये जो करवा रहा होता है मसल वो आपका ब्रेकियालिस मसल करवा रहा होता है। कौन करवा रहा है? आपका ब्रेकियालिस मसल होता है जो कि मूवमेंट को यानी कि ये फ्लेक्स करवा रहा है। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक हो गया, जिसको आपने कहना है कि ये बाइसेप ब्रेक है, ये ठीक हो गया नंबर 1। नंबर 2, आपने कहना होता है कि ये आपका आर्म होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते होते हैं फोर आर्म, ठीक है। और फोर आर्म की जो लेटरल सेंसेशन होती है, लेटरल सेंसेशन वो होती है जो कि अंगूठे की तरफ होती है, जो कि आपकी एक तरह की अंगूठे की तरफ होती है। तो आपने कहना है कि फोर आर्म के अंगूठे की तरफ वाली जो सेंसेशन होती है उसको हम कहते हैं लेटरल फोर आर्म, ठीक हो गया बच्चों। यहां पर जो आपकी सेंसेशन लेके जा रहा होता है वो कौन सी होती है? वो भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है बच्चों। इसके बाद आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी, इसके हाथ के ऊपर कैमरा करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके हाथ के ऊपर करते हो
तो आपने समझना है कि यहाँ पे कोई रोटी वगैरह इस तरह रोटी पकड़ो जनाब, आप इस तरह समझते हो, ठीक हो गया। तो जब ये खाना खाएगा तो ये क्या करेगा, एक तरह की मूवमेंट को इस तरह करेगा, क्या कर रहा है, इस तरह, ठीक हो गया। अब देखें जैसे ये मूवमेंट को उल्टे को ये सीधी मूवमेंट इस तरह कर रहा है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सुपिनेशन कहते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का सुपिनेशन कहते होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछे कि हाँ जी जो आपका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है वो क्या काम करवाती है, तो आपने कहना है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एक तो आपकी फॉर एग्जांपल आपकी एक तरह की फ्लेक्शन करवाती है विद द हेल्प ऑफ विच मसल, आपने कहना ब्रेकियालिस मसल, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि आपकी एक तरह की ये इस तरह बाजू का है, तो इसको आपने कहना कि ये हाथ को सीधा करेगी, सुपिनेशन करवाएगी विद द हेल्प ऑफ, तो आपने कहना बाइसेप ब्रेकियाई मसल, बाइसेप ब्रेकियाई मसल। ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि बाइसेप ब्रेकियाई की मदद से ये क्या करवाएगी, एक तरह की सुपिनेशन करवाती है। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल दो चीजें ये आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, अब आपने तीसरे नंबर पे जो बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों, वो कौन सी होती है, आपने कहना है कि जस्ट इमेजिन करें कि अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपकी एक तरह की रेडियल नर्व। रेडियल नर्व क्या काम करती होती है, रेडियल नर्व आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये पीछे की सरफेस जो होती है यहाँ पर, आपने कहना है आर्म के पीछे की सरफेस सारी की सारी को सप्लाई करती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि आपकी जो फोर आर्म है इसको सारे का सारा सप्लाई करती होती है। उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि जैसे ये फोर आर्म को सप्लाई किया, उसके बाद ये जो हाथ है, हाथ की जो सेंसेशंस होती हैं इसके बारे में आपने ये याद करना होता है बच्चों, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाथ के ऊपर ये वाली पूरी का पूरा डॉर्सम सरफेस का यहाँ तक जो हिस्सा होता है इस पूरे के हिस्से को सप्लाई करती है, यहाँ तक समझ आ रही है। ये पूरे के पूरे हिस्से को कौन सप्लाई करती है, आपकी एक तरह की रेडियल नर्व सप्लाई करती है बच्चों। तो आपने कहना है कि पीछे आर्म से, पीछे फोर आर्म को और पीछे हाथ को, तीनों जगह पर कौन सी नर्व सप्लाई करती है, आपकी रेडियल नर्व सप्लाई करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर रेडियल नर्व जो होगी वो एक तरह की डैमेज हो जाएगी, तो क्या होगा, पीछे वाली सेंसेशन सारी लॉस हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि पीछे वाली सारी की सारी सेंसेशन होगी वो एक तरह की लॉस हो जाएगी। अब देखें ये वाला जो मसल होता है, ये इसका फॉर एग्जांपल मसल ट्राइसेप करो, माशाल्लाह है ही नहीं, ठीक है। तो आपने क्या कहना होता है कि इस मसल को हम क्या कहते हैं, एक तरह का ट्राइसेप मसल है ये। और ये ट्राइसेप मसल जब आप देख रहे हो तो ये क्या होता है, इसके अंदर ये जो आपका बाजू है वो क्या एक्सटेंड पोजीशन में है, क्या एक तरह का एक्सटेंड पोजीशन में है। तो इस वजह से ये आपका डिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। जब आपका ट्राइसेप देखते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है बच्चों। तो जब इंक्रीज होता है तो आपने ये कहना होता है कि इसके नतीजे में आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी होती है कि आपकी जो मस्कुलो आपकी रेडियल जो नर्व होती है इसके जितने भी ये पीछे वाले जो मसल्स होते हैं इनको हम एक्सटेंसर मसल्स कहते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह के एक्सटेंसर मसल कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा बंदा जिसके यहाँ पर ये जो एल्बो जॉइंट है, ये कौन सा होता है, एक तरह का एल्बो जॉइंट है, ठीक हो गया, एल्बो जॉइंट है। तो आपने कहना है कि यहाँ पर ट्राइसेप को एक्सटेंड करवाती है, यहाँ पर एक्सटेंसर फोर आर्म के जितने मसल्स होते हैं इनको एक्सटेंड करवाती है, हाथ के जितने मसल्स होते हैं इनको सारे का सारा क्या करवाती है, एक तरह का एक्सटेंड करवाती है। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझे कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आता है जिसके अंदर आपकी ये एल्बो से ऊपर यहाँ पर किसी जगह पर इंजरी हो जाती है, यहीं पे इंजरी होगी। रेडियल नर्व का जो मोस्ट कॉमन जो इंजरी होने की जो चांस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो आपने कहना होता है कि वो आपका ये शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, कहाँ पे आपका शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ये हेड है, ये जनाब उसका यानी कि प्रीवियस यानी कि डिस्टल पार्ट है, और ये शाफ्ट होती है। आपने कहना शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस यहाँ पर होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पर आपके चांसेस होते हैं। तो जब डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी यानी कि यहाँ पर अगर इसके एक तरह का कोई ना कोई फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होगा, आपने कहना कि रेडियल जो नर्व होगी वो डैमेज हो जाएगी। जब रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो इसके नतीजे में डेल्टॉइड जो आपका ट्राइसेप मसल होगा उसको भी सही सेंसेशन नहीं मिलेगी, और उसके नतीजे में नीचे वाले जो सारे का सारा हिस्सा होगा उसको भी सेंसेशन सही तरह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि एल्बो से नीचे यानी कि यहाँ पर किसी ने जगह पर एक तरह का ट्रॉमा हुआ है, यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद रेडियल नर्व डैमेज हो रही है, तो भाई ऊपर तो सही है ना, ट्राइसेप मसल को तो सप्लाई मिलेगी, ट्राइसेप मसल बिल्कुल सही काम करेगा, लेकिन जो नीचे वाली सेंसेशन एक तरह की लॉस हो जाएगी। अब नीचे वाली सेंसेशन क्या लॉस होगी, आपने क्या कहना है कि आपकी फोर आर्म के ऊपर जितनी भी सेंसरी सेंसेशन है वो लॉस होगी, आर्म की सेंसेशन जो होगी वो एक तरह के इंटैक्ट रहेंगी। उसके बाद आपने कहना होता है कि जो आपकी एक्सटेंसर ऑफ यानी कि आपके फिंगर्स को जो एक्सटेंड करने वाली जो एबिलिटी होती है वो एक तरह की क्या होगी, एक तरह की वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, आपका एक तरह का रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, इस तरह करें ये इस तरह पेशेंट होगा, क्या होगा, एक तरह का बच्चों रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको आपने कहना है कि ये वाली जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि रिस्ट ड्रॉप आपकी कौन सी नर्व के डैमेज होने की वजह से देखते हैं, तो आपने क्या कहना है, एक तरह का रेडियल नर्व डैमेज बच्चों, क्लियर है। तो रेडियल नर्व के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, बाकी फिर हम आगे एक तरह का डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। आगे देखो बच्चों कि आपका ये हुआ, अब देखें आपकी एक नर्व बच्चों जा रही होती है इधर से, आपकी ये नर्व है जैसा कि ये आपकी एक तरह की इधर से गई, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना कि एक नर्व होती है जो कि इधर से जाती है, ठीक है। अब देखें ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है जब आप यहाँ पे हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा। अब ये हिस्से के अंदर ये वाला जो हिस्सा इसके अंदर यहाँ पे फील हो रहा है, तो आपने कहना है कि ये वाले हिस्से को हम कहते होते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, मीडियल एपिकोंडाइल कहते होते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं एक तरह का मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल इसको हम क्यों कहते हैं कि ये वाला हिस्सा आपकी बॉडी की तरफ, आपके जिस्म की तरफ है, इस वजह से हम इसको कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक हो गया। तुम्हारा कैमरा सही तरह नहीं है।
इसको फोकस करो। उसके बाद आपने कहना है कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आपने कहना होता है कि ये आपकी बॉडी से दूर की तरफ, इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक तरह का लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक हो गया। अब आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आता है ना, जिस बंदे के अंदर जो मीडियल एपिकोंडाइल है, यहाँ पर आपकी जो नर्व गुजरती है उसका नाम होता है अल्नर नर्व। कौन सी होती है? एक तरह की बच्चों अल्नर नर्व होती है। तो आपने कहना अल्नर नर्व जो होती है वो इधर से गुजर रही होती है, और जो आपकी मीडियल नर्व होती है वो कहां से गुजरती है? आपने कहना है कि वो आपकी लेटरल एपिकोंडाइल से गुजरती है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे के अंदर आपकी मीडियन नर्व, यानी कि यहां पर आपका होता है सुप्राकोंडाइलर, आपका मीडियल लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर क्या होता है? एक तरह का सुप्राकोंडाइलर रीजन होता है। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आया जिसके सुप्राकोंडाइल यहां पे फ्रैक्चर हुआ, तो आपकी कौन सी नर्व डैमेज होगी? यहां पे मीडियन नर्व डैमेज होगी। ये आपकी मीडियन नर्व है। ठीक हो गया। और ये कौन सी आपकी अल्नर नर्व है, यानी कि अल्नर नर्व आपकी मीडियल साइड से गुजरती है। मीडियल साइड का मतलब ये कि जो साइड आपकी बॉडी की तरफ है, और ये जो अल्नर, जो आपकी मीडियन नर्व होगी वो आपकी क्या गुजरती है? एक तरह की लेटरल साइड से गुजरती है, क्योंकि वो साइड आपकी बॉडी से दूर है। आई समझ की नहीं आई? तो आपने इस वजह से कहना है। और आपकी यहाँ पर जो आपकी एक तरह का फ्रैक्चर होगा वो कौन सा होगा? शाबाश। आपने कहना है यहाँ पर जो फ्रैक्चर होता है उसको हम कहते हैं एक तरह का, आपने कहना है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, और यहाँ पर जो नर्व गुजरती है उसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। अब देखिए मीडियन नर्व इधर से गुजरी, ये पूरे के पूरे जो फोर आर्म के मसल्स होते हैं ना, ये पूरे के पूरे फोर आर्म के जो मसल्स होते हैं, इन पूरे फोर आर्म के मसल्स को आपकी जो नर्व सप्लाई करती होती है वो आपकी मीडियन नर्व सप्लाई करती है, एक्सेप्ट 1.5 मसल। कौन सा? एक होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस, और उसके बाद होता है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ठीक हो गया। आपने कहना है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के अलावा बाकी आपके फोर आर्म के जितने भी मसल्स हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी मसल्स हैं, उन सब मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी होती है? आपने कहना मीडियन नर्व होती है। कौन सी? आपकी एक तरह की मीडियन नर्व होती है बच्चों। क्लियर है? आपने कहना मीडियन नर्व होती है। अब जैसे ये इधर से गुजरी, ठीक हो गया, फोर आर्म से, फोर आर्म के बाद ये कहां जाती है? आपके हाथ के अंदर जाती है। हाथ के अंदर बच्चों आपने कहना है कि यहाँ पर आती है, इसकी एक ब्रांच होती है, उस ब्रांच को हम कहते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। क्या कहते हैं? एक तरह का एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। अब ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व क्या काम करती है? आपका ये वाले मसल को सप्लाई करती है। अब ये वाले जो मसल हैं इनको हम क्या कहते होते हैं बच्चों? थिनार मसल। थिनार मसल बेसिकली आपके कितने होते हैं? आपने कहना है यहाँ पर याद करने का तरीका होता है, फॉर एग्जांपल ओपोनेंट्स पोलिसुस, ओ से ओपोनेंट्स पोलिसुस, ए से क्या होता है? एक तरह का अबडक्टर पोलिसुस, और एस से क्या होता है? एक तरह का फ्लेक्सर पोलिसुस। ठीक होगा, ओ ए एफ। अब देखें ये पोलिसुस क्यों कहते हैं? कि ये आपके मसल आपके थंब की तरफ है बच्चों। कहां पर? आपके थंब की तरफ है। बात की समझ आ रही है? तो आपने कहना, कैमरा से फोकस नहीं है भाईजान, इधर करो ना, उधर क्यों कर रहे हो? इधर करो। अब देखो, तो आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का फ्लेक्सर पॉलिसूस, उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का अबडक्टर पॉलिसूस, और उसके बाद क्या होता है? एक तरह का ओपोनेंस पॉलिसूस होता है। पॉलिसूस का मतलब कि आपके थंब की तरफ है। बच्चों समझ आई कि नहीं आई? तो आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का, इंटरनेट की वजह से हमारे ख्याल से भी ठीक हो जाएगा, आपके थंब की तरफ होता है। ठीक है। तो ये आपने बात अपने जहन के अंदर रखनी है। इसके बाद आगे देखो कि फॉर एग्जांपल ये कौन सी ब्रांच होती है? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है बच्चों। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा ये कहता है कि हाँ जी जनाब ये आपका हिस्सा कौन सा है? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का बच्चों मतलब क्या होता है? जो आपकी बॉडी से पास होता है। और डिस्टल का मतलब क्या होता है? जो आपकी बॉडी से नजदीक दूर होता है। ठीक होगा, डिस्टल का मतलब। अगर कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब कि जो आपके प्रॉक्सिमल आपकी मीडियन नर्व की लीजन होती है वो किस वजह से होती है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की वजह से। कहां पर? आपका सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की वजह से। अगर आपका डिस्टल का पूछा जाए कि डिस्टल आपकी मीडियन नर्व जो है वो डैमेज हो रही है, वो क्यों हो रही है, तो बच्चों यहां पर आपकी कार्पल बोन्स होती हैं। इन कार्पल बोन्स के अंदर आपने कहना होता है कि आपकी एक बोन होती है जिसको हम कहते होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ल्यूनेट बोन। कौन सी? आपकी ल्यूनेट बोन। तो आपने कहना कि यहां पर ल्यूनेट बोन के नतीजे में यहां पर आपकी मीडियन नर्व गुजरी होती है, यहां पर ये जनाब एक तरह की कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका डिस्टल डैमेज होता है। बात की समझ आई कि नहीं आई? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब प्रॉक्सिमल क्यों आपकी मीडियन नर्व डैमेज होती है, आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि प्रॉक्सिमल इस वजह से डैमेज होती है क्योंकि यहां पर क्या पाई जाती है? आपने कहना है एक तरह का बच्चों कि फॉर एग्जांपल सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है। और डिस्टल क्यों होती है? क्योंकि यहां पर ल्यूनेट बोन, कार्पल बोन के अंदर आपने कहना हाथ के अंदर आपकी कार्पल बोन्स होती हैं, और उसके अंदर आपने कहना कि जो ल्यूनेट होती है वो एक तरह की प्रॉब्लम काज करती है, जिसकी वजह से हम ये देखते होते हैं। और इसके नतीजे में आपने कहना है कि आपका फिर क्या होगा? इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो इसकी ब्रांच होती है वो आपके थिनार मसल को सप्लाई नहीं कर सकेगी। ठीक हो गया, थिनार मसल को सप्लाई नहीं कर सकेगी। एक तो इधर ये आपकी मीडियन नर्व सप्लाई करती है, दूसरा किसको करती है बच्चों? आपने कहना है कि ये आपके थंब को सप्लाई करती है। किसको आपका सप्लाई करती है? थंब को सप्लाई करती है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि आपके एक तरह के ये पॉइंटिंग फिंगर को करती होती है। उसके बाद आपने ये कहना होता है ये आपकी बिग फिंगर को करती होती है, और उसके बाद आपने कहना है कि रिंग फिंगर के हाफ को सप्लाई करती है। यहां तक पूरे का पूरा आपकी जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी होती है? आपने यार विजन नहीं क्लियर यार, सर्दियों को बुला रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये भी हो गया ठीक, भी तो हो गया, भी होता है। ये आप देखो, अब मेरी हाथ में है, ठीक है। लेना तो ठीक रहता है। अब इस तरफ फोकस करो, आराम से। भी हो जाएगा ब्लर, नहीं होगा। चल ये देखिए इंटरनेट की मैं बहुत आदमी
अच्छा, तो अब देखें, अब ठीक है, ये हाथ काट के दे देंगे कि किसी को जो ना, आप टेंशन नहीं करनी। अच्छा जी, तो अब आपने क्या कहना है एक तरह का, इधर तो आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि यहाँ पर जो थिनार मसल्स होते हैं, एक तो उनको सप्लाई करती है, एक यहाँ पे एक तरह का थिनार जो मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती होती है, और दूसरा आपने जो बात अपने जहन के अंदर रखनी है वो कौन सी होती है, वो आपने कहना थिनार मसल्स के अलावा आपने कहना होता है कि दूसरा जिसको ये सप्लाई करती है वो आपकी अंगूठे को, अंगूठे के साथ ये आपकी पॉइंटिंग फिंगर को, उसके बाद बच्चों ये आपने कहना होता है कि आपकी कौन सी बिग फिंगर को और आपकी रिंग फिंगर के हाफ को। तो आप ये कह सकते हो कि 3.5 फिंगर को जो नर्व सप्लाई करती है वो आपकी मीडियन नर्व है, ये कह सकते हो जी सर। आप ये कह सकते हो कि थिनार मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो आपकी मीडियन नर्व है, कह सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि आपके फोर आर्म के सारे मसल एक्सेप्ट 1.5 मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो मीडियन नर्व है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा उधर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि जहां पर डैमेज होती है वो कौन सी होती है, आपने कहना है एक तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है, और दूसरा कहां पे होता है, जहां पर ल्यूनेट बोन जो होती है वो डिसलोकेट होती है वहां पर होता है, ठीक हो गया। और अगर ल्यूनेट बोन जो होगी वो डिसलोकेट होगी तो इसका एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या कहते हैं, एक तरह का सीटीएस यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम। आज हम डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक हो गया बच्चों। अब देखें यहां पर ये इसने सप्लाई किया मीडियन नर्व ने, ठीक हो गया बच्चों। अब ये सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स के सामने पे सप्लाई नहीं करता, ये फिंगर के पीछे भी जाती है। यहां पे ये देखें, यहां पे, उसके बाद यहां पे, और उसके बाद यहां पे, और ये हाफ को, इसको कौन सप्लाई करती है बच्चों, आपकी आपने कहना मीडियन नर्व। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जहां पे मेरा हाथ है, ठीक हो गया, ये वाला हिस्सा इसको कौन सप्लाई करता है, रेडियल नर्व। बात की समझ आई कि नहीं है, यहां तक रेडियल होता है, लेकिन ये फिंगर्स की जब हम फ्लेंजिस की बात करते हैं यहां पर कौन होता है, एक तरह का, यहां पर आपकी मीडियन नर्व होती है। तो पीछे से और आगे से दोनों तरफ से फिंगर्स को जो नर्व सप्लाई कर रही है वो कौन सी है, वो आपकी मीडियन नर्व है, वो आपकी मीडियन नर्व है। यानी कि आगे से भी ये फिंगर्स को और पीछे से भी ये फिंगर्स को जो आपको नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी आपकी मीडियन नर्व है, ठीक हो गया। लेकिन ये जो हिस्सा जो डोर्सल सरफेस है इसको जो सप्लाई करती है ये वाले हिस्से को, वो कौन सी आपकी रेडियल नर्व है, ये पीछे से रेडियल नर्व है। और दूसरा अब आगे जनाब आपकी एक और नर्व, बाकी सारा आपका एक तरह का क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, एनीवन, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। और भाई सिर्फ और सिर्फ एक दो नहीं मैसेज करना, कम से कम मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर आप लोग एक्टिवली रिस्पॉन्स दोगे बच्चों तो ही आपको एक तरह का मैं बता पाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स है एक तरह के एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जिसके अंदर हमें पता लग सके कि हाँ जी आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। वरना ये टॉपिक तो मैंने कल भी करवा दिया था, मुझे अभी आज इसके ऊपर फोकस करने की क्या जरूरत थी। सिर्फ और सिर्फ ये कि आगे अगर मैंने मूव करना है तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मेन चीज थी। और आप लोग आराम से उनसे बैठे हुए जनाब, ये को लगा हुआ चलो ठीक है, बाकी जाए कोई दुनिया में कोई मसला ही नहीं है। तो आप देखते हैं बच्चों के आगे का क्या सीन क्या होता है। दूसरे नंबर पे आपने कहना है बच्चों कि फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा कौन सा था, ये वाला हिस्सा आपका एक तरह का अल्नर नर्व है, ठीक है। अल्नर नर्व इधर से गुजरती है और ये हिस्सा कौन सा है, ये मीडियल साइड है। तो मीडियल साइड अल्नर नर्व यहाँ पर कौन सा कॉन्डाइल होता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है, ठीक है। अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल किसी का फ्रैक्चर होगा तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, अल्नर नर्व डैमेज होगी, ठीक हो गया। ये अल्नर नर्व इधर आती है, फोर आर्म के कितने मसल को सप्लाई करती है अल्नर नर्व, सभी को। आपने कहना सिर्फ और सिर्फ 1.5 मसल को, क्योंकि सभी को जो सप्लाई करती थी वो मीडियम थी, तो वो 1.5 को जो सप्लाई करती थी, एक तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और दूसरा कौन सा था, फ्लेक्सर कार्पल अर्नालिस। यानी कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के हाफ को और फ्लेक्सर कार्पल अर्नालिस पूरे के पूरे मसल को, ठीक हो गया। तो इस वजह से हमने क्या कहा 1.5 मसल को इसने सप्लाई किया, ठीक हो गया बच्चों। अब यही अल्नर नर्व इधर आती है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके आपने कहना होता है कि जैसे ये आपके यहाँ पर आपकी कार्पल बोन्स के अंदर आती है, यहाँ पे कार्पल बोन्स के अंदर आके कार्पल बोन्स के अंदर यहाँ पर आपकी क्या होती है, एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं हेमेट बोन। कौन सी कहते हैं, एक तरह का हेमेट बोन। तो यहाँ पे आपने कहना है कि यहाँ पर हेमेट बोन होती है जिसको हम कहते हैं हुक ऑफ हेमेट। कौन सी होती है, एक तरह की बच्चों हुक ऑफ हेमेट। तो हुक ऑफ हेमेट जो होती है, यहाँ से जब आपकी एक आपकी अल्नर नर्व गुजरती है तो हुक ऑफ हेमेट की वजह से आपकी जो अल्नर नर्व होती है वो डैमेज हो सकती होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर प्रॉक्सिमल पूछा जाए कि हाँ जी जनाब आपकी जो अल्नर नर्व डैमेज होती है वो किस वजह से होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि डिस्टली किस वजह से होगी तो आपने क्या कहना है, हुक ऑफ हेमेट है। अगर ये पूछा जाए कि मीडियल नर्व जो आपकी प्रॉक्सिमल डैमेज होती है तो किस वजह से होती है, आपने कहना सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। और अगर पूछा जाए कि डिस्टली जिस वजह से होती है उसको आपने क्या कहना है, आपने कहना ल्यूनेट बोन की डिसलोकेशन। और वो कंडीशन जिसके अंदर ल्यूनेट बोन की डिसलोकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। और वो कंडीशन जिसके अंदर हुक ऑफ हेमेट की एक तरह की मीडियल आपकी अल्नर नर्व को डैमेज करती है उसको हम क्या कहते हैं, आपने कहना गाइंस कैनाल सिंड्रोम। क्या कहते हैं, एक तरह का बच्चों गाइंस कैनाल सिंड्रोम कहते होते हैं। अब देखो कि ये आपकी जो अल्नर नर्व होती है वो आपके हाथ के सबसे ज्यादा मसल को सप्लाई करती होती है बच्चों, कैसे
फॉर एग्जाम्पल ये आपका इधर आया, यहाँ पर आपने कहना है कि आप अपना हाथ पकड़ोगे ना बच्चों, यहाँ पर जैसे मैंने हाथ इस तरह रखा हुआ, अगर इसका हाथ पकड़े तो इन हाथ के दरमियान में यहाँ पर आपने कहना है कि फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके हाथ के दरमियान में? एक तरह का फाइबर्स होते हैं, एक हुआ ये, और उसके बाद ये हुआ दो, उसके बाद ये, इस तरह चार तरह के मुख्तलिफ तरह के फाइबर्स होते हैं जो आपके एक तरह का आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक हो गया, हाथ के मसल्स। अब आपने कहना है कि इन मसल्स को हम कहते हैं इंट्रोसियस मसल। क्या कहते हैं? एक तरह का इंट्रोसियस मसल, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपने ये कहना है क्या कहते हैं, तरह का इंट्रोसियस मसल कहते होते हैं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों कि फॉर एग्जांपल इनको जो सब इंट्रोसियस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी आपकी अल्नर नर्व है। कौन सी आपकी एक तरह की अल्नर नर्व है, यानी कि ये हाथ की हथेली को जो नर्व सप्लाई कर रही है वो आपकी अल्नर नर्व है। एक दूसरा आपने कहना है कि बच्चों आपके ये छोटी फिंगर को, ठीक हो गया, और रिंग फिंगर के हाफ वाले हिस्से को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी है, अल्नर नर्व। तो अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ये बात कहे कि हमें जरा ये तो बताइए कि अल्नर नर्व आपके हाथ की अगर बात की जाए तो ये हाथ के 1.5 फिंगर आपकी मीडियल है कि लेटरल है, मुझे ये बताएं शाबाश। आपने क्या कहना है कि आपकी 1.5 फिंगर आपकी मीडियल है कि लेटरल है, तो आपने कहना है ये मीडियल साइड है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी की तरफ है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि मीडियल 1.5 मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी है, तो आपने आंसर क्या करना है, आपने कहना है अल्नर नर्व होती है। उसके बाद आपके ये सामने से भी सप्लाई करती है, और उसके बाद बच्चों ये पीछे से भी सारे का सारा इस तरह ये सप्लाई कर रही होती है। पीछे से यहाँ पर आपने कहना है यहाँ पर भी एक तरह का ये सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया, आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है, सामने से भी किया और उसके बाद पीछे से भी की गई, ये आप लोगों ने क्लियर रखना है। अब मेरी बात को आप लोगों ने आंसर करना है एक एक बच्चा। फॉर एग्जाम्पल किसको मैं कहता हूँ, जस्ट इमेजिन करें अब्दुल्ला। जी सर। अब्दुल्ला, जी सर। अब्दुल्ला बच्चे अब आपने ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर जनाब आपकी जो नर्व गुजर रही होती है जिसको हम क्या कहते होते हैं कि यहाँ पर आपकी एक तरह का ये सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होगा तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? शाबाश जल्दी करो। मीडियन नर्व सर, मीडियन नर्व। अल्नर नर्व, शाबाश। अल्नर नर्व होगी? नहीं सर, मीडियन नर्व कौन सी होगी? मीडियन नर्व होगी सर। मीडियन नर्व होगी। क्यों? क्योंकि ये अंगूठे की तरफ है, अल्नर आपकी मीडियल साइड पे है। यहाँ पे जी सर। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर समझ आ रही है, कौन सी की अल्नर होगी आपकी मीडियन। यार ये देखो ना, मीडियन ये होगी आपकी सर। साइड आ रही है, ये सामने से कौन सी साइड है, लेटरल साइड कौन सी है, आपने कहना मीडियन नर्व। ठीक हो गया। अच्छा Yes. उसके बाद अगर ये फॉर एग्जांपल कार्पल बोन्स यहाँ पर होती है, कौन सी ऐसी बोन होगी तो डिसलोकेट होगी जिसकी वजह से आपने कहना कि आपकी अल्नर नर्व डैमेज होगी, मीडियन नर्व डैमेज होगी, उसका नाम क्या है? ल्यूनेट, ल्यूनेट डिसलोकेट ऑफ ल्यूनेट। ल्यूनेट। उसके बाद यहाँ पर जो मीडियन नर्व होती है ये आपकी कौन सी ब्रांच होती है जो कि जनाब आपके थिनार मसल को सप्लाई करती है? शाबाश। थिनार मसल को जो सप्लाई करती है वो कौन सी ब्रांच होती है थिनार मसल को? कार्पस सल्मोनरिस इंट्रोसियस। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, समझ आ रही है? उसके बाद देखो ये आपका इसको, ये आपका 2, ये 3 और ये हाफ, मतलब के लेटरल 3.5 फिंगर को जो नर्व सप्लाई करेगी वो कौन सी होगी? शाबाश। लेटरल 3.5 फिंगर को जो नर्व सप्लाई करेगी वो कौन सी होगी बच्चों? आपने कहना मीडियन नर्व। ठीक हो मीडियन गया। नर्व। उसके बाद जो अल्नर नर्व होती है वो किसको सप्लाई करती है? आपने कहना है अल्नर नर्व आपकी एक तरह की ये मीडियल 1.5 मसल को, मीडियल 1.5 मसल को, इसको। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं हुक ऑफ हमेट है। अच्छा, आपका हुक ऑफ हमेट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्टली आपकी जो अल्नर नर्व, मीडियन अल्नर नर्व जो डैमेज होती है वो कहां पर होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? डिस्टली आपकी जो अल्नर नर्व डैमेज होती है वो कहां पर होती है? तो आपने कहना है कि मीडियल साइड पे, जिसको हम कहते हैं हुक ऑफ हमेट। और अगर यहां पर पूछा जाए कि अल्नर नर्व जो डैमेज होगी वो कहां पर होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? शाबाश, ये वाली जगह कौन सी है? मीडियल एपिकोंडाइल। कौन सी आपकी एक तरह की मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप लोगों ने थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखना है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल इन फिंगर्स को आपकी जो अल्नर नर्व और मीडियन नर्व क्या करती है, एक तरह हाथ को बंद करवाती है। बंद करो, शाबाश। हाथ को बंद किया, ठीक है। और ये जो आपके हाथ को बंद करवा रही है, ये कौन करवा रही है? आपने कहना है पाल्मर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। पाल्मर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तरह का हाथ आपका बंद हो रहा है। ठीक हो गया, जिसको हम कहते हैं अडक्शन ऑफ फिंगर्स हो रही है। अब अपना हाथ खोलो बच्चे, शाबाश। अब क्या हो रहा है? अबडक्शन हो रही है। तो आपने कहना है कि ये जो अबडक्शन यानी कि फिंगर्स को जो खोल रहा है ये कौन कर रहा है? आपका डोर्सल इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। कौन सा? आपके एक तरह का डोर्सल इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ठीक हो गया। अब मेरी बात को दूसरी साइड, अगर हम फिंगर्स की बात करें, ये 1.5 फिंगर जो इसको जो आपकी जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी होती है? इसको 1.5 को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी है? वो अल्नर है। ठीक है।
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर आप ये देखो, अल्नर क्या करवाती है, एक तरह का फ्लेक्स करवाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल बच्चों आप इसको फ्लेक्स करवाओ तो क्या ये प्रॉपर हो सकेगी फ्लेक्स? नहीं ना हो सकेगी, क्योंकि अल्नर का काम क्या होता है, फ्लेक्स करवाना, आपकी फिंगर्स को बंद करना। ठीक हो गया। तो क्या ये आपकी फिंगर बंद प्रॉपर होगी? नहीं ना होगी। तो ये आपकी फिंगर कैसे होगी? इस तरह होगी। ठीक है। अब ये कंडीशन इस तरह, ये कंडीशन जिसके अंदर ये आपका इस तरह हो, तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि अल्नर क्ला हैंड, क्या कहते हैं, एक तरह का अल्नर क्ला हैंड। क्ला हैंड क्या होता है, जब आप किसी चीज को पकड़ने लगते हो इस तरह, ये कौन सी कंडीशन होती है, क्ला हैंड। समझ आ रही है? तो ये कौन सा एक तरह का अल्नर क्ला हैंड होता है। समझ आ गई बच्चों? अब देखो, अगर ये बिल्कुल सीधा इस तरह हो जाए और सिर्फ अंगूठा इस तरह हो और ये इस तरह हो, तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, एक तरह का इस तरह, ठीक है, ये आपका इस तरह हो, तो आपने कहना है कि ये कौन सा होगा, आपने कहना है कि ये आपका एक तरह का मीडियल क्ला हैंड। और ये मीडियल क्ला हैंड का जो दूसरा नाम होता है बच्चों, वो क्या होता है, शाबाश, मीडियल क्ला हैंड का जो दूसरा नाम होता है वो कौन सा होता है, आपने कहना है कि उसको हम कहते होते हैं ऐप हैंड। क्या कहते हैं, एक तरह का बच्चों ऐप हैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधा होगा, ये सीधी है फिंगर, ये बिल्कुल सीधी, ठीक है, ये आपकी इस तरह होगा। तो आपने कहना है कि इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का, आपने कहना है बच्चों कि ये वाली फुल बैंड होगी? नहीं फुल नहीं, ये बिल्कुल थोड़ी, क्योंकि इधर से भी सिग्नल मिल रहा है ना इसको। ठीक होगा, इस तरह आपने कहना है, ये सारी इस तरह और ये इस तरह और ये इस तरह, ठीक है, इस तरह, और ये जनाब एक तरह का इस तरह, यानी कि इसके साथ ऐसे होती है। तो आपने कहना इसके साथ मिलाना नहीं है, इस तरह, ठीक है, प्रॉपर नहीं है। तो इसको आपने क्या कहना है, आपने कहना ये मीडियल क्ला हैंड है। ये कौन सा, सॉरी, ये आपका एक तरह का मीडियल क्ला हैंड है। क्यों? क्योंकि मीडियल नर्व की वजह से हो रही है। तो अगर ये मीडियल क्ला हैंड है तो आपने मुझे आगे ये आंसर करना है बच्चों कि मीडियल क्ला हैंड का दूसरा नाम क्या होता है। भाईजान इधर करो, ठीक है, मीडियल क्ला हैंड का दूसरा नाम क्या है, आपने कहना ऐप हैंड। क्या एक तरह का बच्चों, आपने कहना ऐप हैंड कहते होते हैं। समझ आ रही? अब दूसरी बात आपने गौर करनी, क्योंकि बच्चों इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इस वजह से। अब मेरी बात को गौर कीजिएगा, अगर आप ओके का साइन बनाते हो, इस तरह ओके का साइन बनाओ, ओके का साइन ऐसे बनता है ना, ये आपका ओके का साइन हो गया, ठीक हो गया, ओके का साइन हो गया, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर एक तरह का मीडियन नर्व डैमेज हो गई है, तो क्या ये आपकी फिंगर इस तरह मिल सकेगी आपस में? शाबाश, आपकी ओके का साइन बनेगा? नहीं ना मिलेगा। तो अगर ये कहा जाए कि ओके का साइन नहीं बन रहा, तो कौन सी नर्व डैमेज है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मीडियन नर्व। कौन सी नर्व डैमेज आपकी, मीडियन नर्व। तो आपने कहना है कि ओके का साइन नहीं बन रहा, क्योंकि इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज आपकी, एक तरह की मीडियन नर्व डैमेज है। इन बात सही ना कर ला भाई जाना, थोड़ा अकल का भी इस्तेमाल करो। ये ओके बन गया, लेकिन आपकी मीडियन नर्व डैमेज तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने कहना कि कौन सी नर्व डैमेज, एक तरह की मीडियन नर्व डैमेज है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल बच्चों ये इस तरह, ये सारा, अब अगर काउंटिंग करते हो, काउंटिंग के अंदर आप क्या करते हो, अगर गिनती करो भी 1 2 3 4, ये कौन कर रहा है, ये आपका काउंटिंग कर रहा है 1 2 3, तो आपका ये कौन कर रहा है, ये बच्चों आपने कहना है एडुक्टर, आपका एक तरह का, ये आपकी मीडियन नर्व करवाती है। और इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, ऑपोजिशन ऑफ थंब। क्या कहते हैं, एक तरह का ऑपोजिशन ऑफ थंब। और ये किस वजह से हो रही है, मीडियन नर्व की वजह से हो रही है। तो अगर मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या ऑपोजिशन ऑफ थंब होगी, ऑपोजिशन ऑफ थंब होगी। तो बच्चों आपने कहना कि ऑपोजिशन ऑफ थंब नहीं होगी, जिसकी वजह से आप काउंटिंग नहीं कर सकोगे। और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि हाँ जी जनाब, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसके अंदर ऑपोजिशन ऑफ थंब नहीं हो रहा, तो इसको अंदर हम क्या देखते हैं, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक तरह का ये काउंटिंग नहीं कर सके और ऑपोजिशन ऑफ थंब नहीं होगी। क्लियर है? अब आगे देखो, आगे आपने कहना होता है कि एक कंडीशन होती है हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। क्या होता है, एक तरह का हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर मीडियली आपका प्रॉक्सिमली आपकी मीडियन नर्व डैमेज हो गई है, तो उसके अंदर हम हैंड ऑफ बेनिडिक्शन देखते होते हैं। ये मैं आपको पिक्चर लेकर दिखाऊंगा, उसके अंदर आपने परेशान नहीं होना। क्या देखते तरह का हैंड ऑफ बेनिडिक्शन देखते होते हैं बच्चों, ये आप लोगों ने क्लियर करना है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें, ये आपका हाथ है, जस्ट इमेजिन करें हम कोई पेशेंट जब हमारे पास आता है ना बच्चों, तो हम कैसे चेक करते हैं, ये जस्ट इमेजिन करें एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्ड टेस्ट। क्या कहते हैं, एक तरह का कार्ड टेस्ट कहते होते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्ड टेस्ट। कार्ड टेस्ट हम करते होते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर देखने के लिए कि कौन सी नर्व डैमेज है। ठीक हो गया। अब जस्ट इमेजिन करें कि हाँ जी जनाब, हम इस तरह करेंगे कि इस पेशेंट के एक तरह का यहाँ पर आपका थंब, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, एक तरह का पेपर दोगे और आप खींचोगे। अगर तो इजीली इसको कहेंगे कि अच्छा रिमूव नहीं होने देना। अब ये फोर्स पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका ये नर्व काम सही कर रही है। ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह काम ना कर रही होगी, ये इजीली बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि यहाँ पर ये जो थंब इस तरह हो रहा है, ये अबडक्शन हो रही है कि एडक्शन हो रही है? एडक्शन। ये एडक्शन हो रही है। ठीक हो गया। अब मुझे आप लोगों ने ये बात अपने जहन के अंदर थोड़ा सा सोच के बतानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके अबडक्टर मसल होते थे, उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती थी? थिनार के अंदर यहाँ पे आपके अबडक्टर मसल थे, वो कौन सी नर्व जिसको सप्लाई करती थी? वो मीडियन थी। जिसको मैंने कहा था कि थिनार मसल के अंदर 3 मसल्स होते हैं, ओपोनेंस पॉलीसूस, अबडक्टर पॉलीसूस, फ्लेक्सर पॉलीसूस। ये मैंने कहा था ना। तो अगर फॉर एग्जांपल ओपोनेंस पॉलीसूस, फ्लेक्सर पॉलीसूस, उसके बाद आपने कहना कि अबडक्टर पॉलीसूस काम नहीं करेंगे, तो इसके मतलब आपने कहना कि थिनार मसल काम
नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं अडुक्टर पॉलीसूस, ये जो अडुक्टर पॉलीसूस होता है उसको जो नर्व सप्लाई करती है वो अल्नर नर्व होती है। अल्नर नर्व होती है। वो कौन सी होती है? अल्नर नर्व होती है। होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह किया, ठीक है, और आप इसको बाहर निकाल रहे हो और ये जनाब आपकी एक तरह का इजीली बाहर निकल गया, तो आपने कहना इस पेशेंट की अल्नर नर्व डैमेज है, मीडियन नर्व नहीं कहना। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियन नर्व समझ बैठते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार ये हिस्से को तो मीडियन करती नहीं, ये आज की तरह आती है और इस तरह ये इस हिस्से को सप्लाई करती है, अडक्टर लॉन्गस मसल को, ठीक है, आपका अडक्टर पॉलीसूस मसल को। तो आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये होगी तो वो कौन सी नर्व होगी? अल्नर नर्व डैमेज होगी, जिसको हमने कहना अडक्टर पॉलीसूस को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी होती है? एक तरह की बच्चों आपने कहना अल्नर नर्व होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप इसके दरमियान में इस तरह कर रहे हो, वो किसको चेक कर रहे हो? वो मीडियन को चेक कर रहे हो, क्योंकि ये पूरे हिस्से को मीडियन करती है। उसके बाद आपने कहना कि इसको भी मीडियन कर रही है, ठीक होगा बच्चों, ये आपने याद करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक साइन होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट साइन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, फॉर्मेट साइन। और ये पूछा जाता है कि फॉर्मेट साइन किस नर्व की डैमेज की वजह से होती है, तो आपने क्या कहना है? अल्नर नर्व के डैमेज की वजह से आप फॉर्मेट साइन देखते होते हैं। कौन सा? फॉर्मेट साइन। आप कौन सी नर्व डैमेज होगी तो आप क्या देखोगे? एक तरह की अल्नर नर्व डैमेज होगी बच्चों। यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको एक सिंगल पॉइंट की समझ नहीं, बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे मैं बताता हूं कि क्या क्या चीज कंडीशन होती है। शाबाश एनीवन जी, सारे बच्चे जल्दी बताएं, सारे बच्चे जल्दी बताएं, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। पीछे वाली मसल सपोर्ट करेगा ना जब इसको हम बंद करेंगे ऐसे। हाँ, इसको इधर से रेडियल की ब्रांच आती होती है। हाँ जी बच्चों, शाबाश, क्लियर है। इन दो टेस्ट के बता दो। अच्छा हाँ, एक होता है फिलन टेस्ट और एक कौन सा होता है? एक तरह का टिनर टेस्ट है, ठीक होगा। फैलन मिलोवर के अंदर क्या होता है और उसके बाद क्या होता है दूसरे के अंदर। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा सर, अल्नर वाला रिपीट कर दे बच्चे, अल्नर वाला रिपीट कर दूं, मेरी बात सुनो बच्चे। अल्नर के अंदर आपने ये कहना होता है कि अल्नर नर्व जो होती है ये आपकी इधर से गुजरी, ठीक है, ये इधर से ऊपर से आती है, ठीक हो गया बच्चों। आपकी इधर से इधर ऊपर न्यास करो, इधर से ऊपर से गुजरती है। जैसे ये इधर से गुजरती है तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। ये वाला हिस्सा कौन सा आपका? मीडियल एपिकोंडाइल है, ठीक हो गया। अब ये मीडियल एपिकोंडाइल है, अगर फॉर एग्जांपल इधर से गुजरी और किसी बंदे के मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर होता है तो कौन सी नर्व उड़ेगी? अल्नर नर्व उड़ेगी, ठीक है। और ये कौन सा हिस्सा? प्रॉक्सिमल है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के पास है। और इधर से अल्नर नर्व गुजरी है, गुजरी है, गुजरी है, और यहाँ पर जनाब आपकी कार्पल बोन्स आती हैं, और इन बोन्स के अंदर आपकी एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं हुक ऑफ हमेट, ठीक हो गया। तो वो बंदे जो हुक ऑफ हमेट, अगर यहाँ पे कोई ना कोई एक तरह का यहाँ पर एक तरह का इश्यू होगा तो क्या होगा? आपकी कौन सी नर्व डैमेज होगी? अल्नर नर्व। और ये आपकी एक कनाल होती है जिसको हम कहते हैं गाइम्स कनाल, और मोस्टली हम ये देखते हैं साइक्लिस्ट लोगों के अंदर। आपको पता है आप जब हैंडल पकड़ते हो तो जोर से एक तरह का इधर प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक होगा बच्चों। तो आपने ये कहना है। दूसरा आपने कहना है कि ये आपके इंट्रोसियस मसल को सप्लाई करती है, इस तरह पूरे के पूरे इंट्रोसियस मसल को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। इंट्रोसियस मसल क्या काम करते होते हैं बच्चों? आपकी हाथ की फिंगर्स को बंद करवाते हैं और खोलते हैं। अब आपने कहना है कि जो आपकी हाथ की फिंगर्स बंद होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? एडुक्शन कहते होते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि अगर एडुक्शन के अंदर जो नर्व आपकी हेल्प करती है वो कौन सी होती है? पाल्मर इंट्रोसियस नर्व। और जब आपकी हाथ की जो फिंगर्स होती है वो खुलती है, यानी कि अबडक्शन होती है, जब आप हाथ के थैली खोलते हो तो उसके अंदर कौन सी नर्व होती है? आपने कहना डोर्सल इंट्रोसियस नर्व। बच्चों समझ आ गई कि नहीं? आपने कहना डोर्सल इंट्रोसियस नर्व होती है बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि जस्ट इमेजिन करें कि ये जो आपकी नर्व होती है अल्नर नर्व, ये यहां से आपका ये छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर, और उसके बाद आपकी रिंग फिंगर के हाफ को इतने तक को सप्लाई करती है, सिर्फ और सिर्फ इतने मसल को, ठीक होगा बच्चों। तो आपने कहना 1.5 मसल को जो सप्लाई करेगी वो कौन सी होगी? आपकी फिंगर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो अल्नर होगी। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होगा इसके इंट्रोसियस मसल को सारे का सारा कौन करेगी? आपकी अल्नर नर्व होगी। उसके बाद आपका अडुक्टर पॉलीसूस मसल होता है जो कि यहां पर होता है, उसको कौन सा करेगी? अल्नर नर्व करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद पीछे से भी यहां पर ये आपकी जो नर्व सप्लाई करेगी वो कौन सी होगी? एक तरह की अल्नर नर्व होगी, ठीक हो गया। और मीडियन नर्व जो होती है वो क्या काम करती है? अगर अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगी तो अल्नर नर्व का काम क्या होता था? इसको बंद करवाना। क्या अब ये आपकी प्रॉपर फिंगर बंद होगी? नहीं होगी। जब ये प्रॉपर बंद नहीं होगी तो ये आपका हाथ कुछ इस तरह होगा जिसको हम कहते हैं अल्नर क्ला हैंड, जिसको हम कहते हैं अल्नर क्ला हैंड, ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर मीडियल आप देखते हो, मीडियल, तो आपने कहना इसको हम कहते हैं मीडियल क्ला हैंड। क्या कहते हैं? एक तरह का मीडियल क्ला हैंड कहते होते हैं। और मीडियल क्ला हैंड के अंदर आप क्या देखते हैं? एप साइन देखते होते हैं। और आप देखते हो इसको ओके जो बनाता है वो कौन बनाता है? मीडियल नर्व बनाती है। अगर मीडियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो आपको ओके साइन नहीं बनेगा, और ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि ओके साइन नहीं बना, कौन सी नर्व डैमेज? मीडियल नर्व डैमेज है। उसके बाद अगर आप काउंटिंग करते हो तो काउंटिंग अंदर के अंदर कौन सी नर्व डैमेज आपकी इन्वॉल्व होती है? मीडियल नर्व। तो अगर मीडियल नर्व डैमेज होगी तो आपकी काउंटिंग नहीं होगी। आपने कहना कि पर्सन जो होता है वो ऑपोजिशन ऑफ थंब नहीं कर रहा, एक तरह की काउंटिंग नहीं कर रहा। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आपने कोई चीज रखी, कार्ड मेथड किया, और यहां से जनाब आराम से अपना पेज जो वो बाहर निकल गया, तो इसके अंदर आपने क्या कहना है? आपकी अल्नर नर्व डैमेज है, क्योंकि यहां पर एडुक्टर मसल होता है, वहां पर वो एक तरह का इन्वॉल्व होता है बच्चों, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने कहा कि एक तरह का यहां पर आपकी ट्राइसेप मसल, आपकी एक तरह के ट्राइसेप मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी होती है? अल्नर नर्व होती है, ठीक है बच्चों, ऊपर। उसके बाद आपने कहना है कि आपका नीचे जो होती है वो कौन सी होती है? रेडियल नर्व सॉरी, ऊपर। यहां पर कौन सी होती है? आपने कहना एक्सटेंसर मसल आपकी रेडियल नर्व, ठीक होगा बच्चों। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के अंदर सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होती है वो कौन सी थी? रेडियल नर्व होती है, ठीक होगा बच्चों, ये आपने कहना है। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि पीछे से जो
एक्सटेंसर फोर आर्म के जो मसल होते हैं वो कौन सा रेडियल नर्व होती है। फिर फिंगर्स के अंदर बात करके ना सिर्फ और सिर्फ ये हिस्से को कौन से आपका ये वाला हिस्सा है, यानी कि जो आपका अंगूठे का ये वाला हिस्सा होता है ना बच्चों, इसकी जो डोर्सम सरफेस होती है उसको आपकी रेडियल नर्व सप्लाई करती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आपके सिंपल पॉइंट्स हैं जिसका आपने याद करना है कि रेडियल नर्व किसको सप्लाई करती है, क्या हिसाब होता है, क्या नहीं होता। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा बता सकता है। शाबाश एनीवन जी, क्लियर है बच्चों, शाबाश एनीवन। ये थी आपकी एक तरह की सारे का सारा। अब मुझे आप लोगों ने आंसर करना है, मैं अब आप लोगों से पूछता हूं कि बच्चों इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, पहले नंबर पे कौन बताएगा जो कहता सर जी मैं बताता हूं। हाँ जी, कौन सा ऐसा बच्चा है जो कहता है मैं बताता हूँ सर। पूछते जाएंगे, बताते जाएंगे कोई ना कोई, जिसको जितना आता हो बता देंगे। ओके जी, अब देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे बच्चों ये पूछा जाए कि आपकी जो मीडियन नर्व होती है वो प्रोक्सिमली किस जगह पे फ्रैक्चर होती है, उसका उसकी जो जगह है वो कौन सी है। शाबाश, प्रोक्सिमली जिस जगह पे आपकी मीडियन नर्व फ्रैक्चर होती है उसका 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 नाम क्या होता है। ये वाला जो होता है, लेटरल नहीं बोलना, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। शाबाश सोनिया बच्चे, लेटरल भी ठीक है लेकिन सुप्राकॉन्डाइलरिज्म आपने कहना मोस्ट एक्यूरेट वाला। वेरी गुड जैनब। अगर ये पूछा जाए कि आपकी एक तरह की अल्नर नर्व जहां पे डैमेज होती है वो आपकी प्रोक्सिमली उसका नाम क्या है। शाबाश, अल्नर नर्व जहां पे डैमेज होती है वो नाम कौन सा होता है, तो आपने आंसर क्या करना है, आपने कहना मीडियल एपिकोंडाइल। अगर ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदा आता है, उस बंदे के अंदर जनाब आपने कहना है कि एक तरह का बच्चों कि आपके थिनार मसल को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही, थिनार नर्व्स की सप्लाई नहीं मिल रही, तो आपकी कौन सी नर्व डैमेज है, तो आपने आंसर क्या करना है, आपने कहना ये नहीं, आपकी मीडियन नहीं बोलना, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व ये बोलना है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ठीक हो गया। अगर ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल आपकी एक तरह की फिंगर्स की एक तरह का अडक्शन नहीं हो रही, तो कौन सी नर्व डैमेज है, पाल्मर इंट्रोशियस नर्व, पाल्मर इंट्रोशियस नर्व। ठीक है, आपने कहना पाल्मर इंट्रोशियस नर्व ऑफ अल्नर नर्व। ठीक हो गया। अगर ये कहा जाए कि आपके हाथ की फिंगर्स की अबडक्शन नहीं हो रही, तो डोर्सल इंट्रोशियस नर्व ऑफ अल्नर नर्व, आपने ये बोलना है। अगर ये कहा जाए कि ऑपोजिशन ऑफ फिंगर नहीं हो रही, काउंटिंग नहीं हो रही, तो कौन सी नर्व है, मीडियन नर्व डैमेज है। अगर ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब आपकी एक तरह की बच्चों के फॉर एग्जांपल तो आपके पास एक बंदा आता है, उस बंदे के अंदर जनाब एक तरह का हुक ऑफ अ मेड जो है वो वहां पर एक तरह का प्रॉब्लम है। जी बच्चे सोनिया, आपने कहना हुक ऑफ अ मेड जो है वो वहां पर प्रॉब्लम है, तो कौन सी नर्व डैमेज है, आपने कहना हुक ऑफ अ मेड के अंदर कौन सी होगी एक तरह की, आपने कहना अल्नर नर्व। अगर ये कहा जाए कि ल्यूनेट बोन का प्रॉब्लम है तो कौन सी होगी, आपने कहना है वहां पर एक तरह की, आपने कहना आपके आपके एक तरह का ल्यूनेट बोन है मीडियन नर्व, ल्यूनेट बोन आपकी मीडियन नर्व। ठीक हो गया। अगर ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब आपके पास, यानी कि ये सारी की सारी चीजें हैं ये आपकी आती हैं, यही आपको पता होना चाहिए। यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन बच्चों। सर सर ये जो लास्ट टाइम जब आपने पढ़ाया था ये, तो इसमें आपने बताया था कि जो अपोजिशन ऑफ थंब होती है वो उसका होता है मीडियन नर्व का, और जो अपोजिशन ऑफ फिंगर होती है उसका होता है अल्नार नर्व का। तो सर जाहिर सी बात है जो फिंगर्स को, हाफ फिंगर्स को तो हमारी अल्नार नर्व ही सप्लाई करती है, और हाफ से ज्यादा फिंगर्स को हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो अब हम इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे कि अपोजिशन ऑफ फिंगर्स, अगर फॉर एग्जांपल हम लिटिल फिंगर की बात करते हैं तो फिर उसकी अपोजिशन तो अल्नार नर्व को अगर करवानी सिर्फ चाहिए। और सिर्फ ये आए कि सिर्फ और सिर्फ के एक तरह का ऑपोजिशन हो रही है आपकी लिटिल फिंगर की, इस तरह आए तो अल्नर नर्व। अगर ये कहा जाए कि ऑपोजिशन ऑफ फिंगर, वैसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो मीडियन नर्व, समझ आ रही है, ऑपोजिशन ऑफ थंब मीडियन नर्व, क्योंकि आपकी मेजर जो फिंगर्स और थंब को जो आपकी जो नर्व सप्लाई कर रही है वो मीडियन है। समझ आई कि नहीं, हाँ ये आपने कहना। अच्छा जी, ये सारे का सारा क्लियर। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, आप लोगों ने बस इतना बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर यहां से ऐसे था, ठीक हो गया, अब थोड़ा सा आपने गौर करना है, ऐसे था और आपने कहना है कि आपकी जो 0 से 15 डिग्री तक जो मूवमेंट करवाता था वो कौन करवाता था, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और सुप्रा स्पाइनेटस मसल, सुप्रा स्पाइनेटस मसल करवाता था, ऐसे ही है। अब दूसरी बात आपने कहनी है कि 15 से 90 तक जो करवाता था वो कौन करवाता था, डेल्टाइड मसल। ठीक हो गया। अब आपने बस इतना लिखना है कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसके अंदर सुप्रास्पाइनेटस मसल डैमेज हो गया, बस पहले ये लिखें। दूसरा आप ये लिखें कि उस बंदे के अंदर डेल्टॉइड मसल भी डैमेज हो गया। दो बातें आपने लिख ली। तीसरी बात आपने क्या लिखनी है, अब फॉर एग्जांपल आपकी ये एक तरह की जो आपका बाजू इस तरह करवाता था, फ्लेक्शन करवाता था, वो कौन करवाता था, शाबाश ब्रेकियालिस मसल, और उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती थी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती थी। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका हाथ इस तरह था,
और इस हाथ को क्या करता था एक तरह का, ये इस तरह सीधा करता था। जो सुपिनेशन करवाता था वो कौन करवाता था? वो भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व करवाते थे, जिसको हम बाइसेप ब्रेकियाई कहते होते थे, बाइसेप ब्रेकियाई कहते थे। अब आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है जिस बंदे के अंदर सुप्रास्कैपुलर नर्व डैमेज हो जाए, तो क्या उसके सुप्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई मिलेगी? शाबाश, नहीं मिलेगी। जब सुप्रास्पाइनेटस को सप्लाई नहीं मिली तो क्या बाजू उसका इधर से ऊपर की तरफ मूव करेगा? नहीं करेगा। तो बाजू उसका बिल्कुल साथ रहेगा, ऐसे ही है, बाजू उसका बॉडी के बिल्कुल साथ लगा रहेगा। तो जब उसका बाजू उसकी बॉडी के साथ लगा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अडुक्टेड आर्म। क्या कहेंगे तरह का? अडुक्टेड आर्म। दूसरा, अब देखें कि फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे के अंदर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी डैमेज होगी, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या काम करवाती थी? एक तरह की फ्लेक्शन करवाती थी। अब क्या होगा? एक तरह की एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि इसके अंदर एक्सटेंडेड एडुक्टेड आर्म, पहले नंबर पे एडुक्टेड, आपने कहना या तो सुप्रास्कैपुलर नर्व एक तरह की उड़ गई इस बंदे के अंदर, दूसरी कौन सी एक तरह की? आपने कहना एक्सिन नर्व उड़ी हुई है। तीसरे नंबर पे आपने कहना कि अगर एक्सटेंडेड आर्म है तो इसका मतलब कि एक तरह की मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व उड़ी हुई है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि जो इस हाथ को, यार उस तरह कर लो ना, तू ऐसा लगा 80 साल का बाबा हो, थोड़ा एनर्जेटिक ला। तो अब देखो कि फॉर एग्जांपल एक तरह का, आपने कहना कि जब हम इसको इस तरह करते हैं तो ये क्या होता है? एक तरह का सुपिनेशन होती है। और ये कौन करवाती थी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो अगर जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या इसके अंदर सुपिनेशन होगी? नहीं होगी। तो इसका जो हाथ होगा वो कैसे होगा? इस तरह होगा, क्योंकि एक तरह का बच्चों इस तरह होगा, और ये एक्सटेंडेड हाथ होगा। ठीक हो गया। तो आपने कहना है ऊपर इसके पूरी, एक बार खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, कोई मसला नहीं। अब यार ये आपके बाजू के ऊपर लगाना है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अब आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है? एक तरह का, ये एक तरह का बैठ जाएगा, कोई मसला नहीं है, तू बैठा ही रह भाई। अब आपने कहना कि इसका जो बाजू होगा वो क्या होगा? एक तरह का बच्चों इस तरह इसके साथ होगा। ठीक हो गया। और ये बाजू इस तरह होगा, यानी कि इस तरह। ठीक है, अब ये बाजू क्या हो रहा है? एडुक्टेड, एडुक्टेड, उसके बाद आर्म, प्रोनेटेड हैंड। समझ आ रही? अगर कोई बंदा वेट टिप लेता तो वैसे नहीं लेता। समझ आ रही? इसको हम क्या कहते हैं? वेटर टिप। या पुलिस में वाले जो रिश्वत लेते हैं वो भी ऐसे लेते हैं, इसको हम कहते हैं पुलिसमैन सिंड्रोम। तो अगर ये कहा जाए कि वेटर टिप और पुलिसमैन सिंड्रोम जो आप देख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? आपने कहना है कि इसका एक नाम होता है, उस नाम को हम कहते हैं एब्स पाल्सी। क्या कहते हैं? एक तरह का, आपने कहना एब्स पाल्सी कहते होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई बच्चों, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। एनीवन, क्लियर है बच्चों? ओके जी। अब हम एक और पॉइंट्स की तरफ आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या सीन होता है। ओके जी, अब देखें बच्चों क्या होता है। रिकवरी बड़ी लेट होती है, किसी की तरह बचपन में भी तो होती है ना, पैदा होते हैं। हाँ ये मोस्ट कॉमन होते ही पैदा होते हैं ये दोनों। अच्छा बच्चों, अब हम आपके टॉपिक की तरफ जाने लगे हैं। होप सो आप लोगों की सारी जो नर्व्स होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हाँ। अब हम आते हैं आगे और यहाँ पे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। ठीक है, अब आप लोगों को ना नर्व्स नहीं भूलनी चाहिए यार। अगर आप लोगों में से कोई बंदा नर्व्स भूल जाता है ना, फिर अल्लाह ही हाफिज है। आप तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे अभी आप लोगों को ये नर्व्स हमने की, अब देखें ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में जब हम बच्चों बात करते थे, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर आप लोगों को पता होता था उसकी जो रूट वैल्यू वो C5, C6, C7, C8 और T1 होती थी। ऐसे ही है बच्चों, T1 होती थी। C5 और C6 मिलके क्या बनाता था? आपके एक तरह का अपर ट्रंक बनाता था। C7 आपका क्या बनाता था? एक तरह का मीडियल ट्रंक बनाता था। और C8 और T1 मिलके क्या बनाता है? एक तरह का लोअर ट्रंक बनाता होता है। ठीक है, मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, पहले नंबर पे मुझे ये बताओ कि जो सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है उसकी जो रूट वैल्यू होती है वो क्या होती है? सुप्रास्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है बच्चों? शाबाश, आपने क्या कहना? सुप्रास्कैपुलर नर्व की जो रूट वैल्यू मैंने कल पढ़ाया था C5 और C6 होती है बच्चों, ऐसे ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाओ बच्चों, जो एक्सिलरी नर्व होती है उसकी जो रूट वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों? शाबाश, जो एक्सी नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बच्चों? आपने कहना C5 और C6 होती है बच्चों। जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू क्या होती है बच्चों? C5 से लेके C7 होती है बच्चों। तो अब देखो जो आपका अपर ट्रंक बनता है वो किससे बनता है? C5 और C6 से बनता है। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर अपर ट्रंक जो है वो एक तरह का यहाँ पे एक तरह का डैमेज हो जाए, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि क्या इस बंदे के अंदर सुप्रास्कैपुलर जो नर्व होगी वो काम करेगी? क्या इस बंदे के अंदर एक्सी नर्व जो होगी वो काम करेगी?
तो सुप्रास्कैपुलर नर्व क्या काम करती थी, 0 से लेके 15 डिग्री तक बंदे की मूवमेंट करवाती थी। समझ आ रही है? तो इसके अंदर इनिशियल अबडक्शन नहीं होगी, जिस वजह से इस बंदे का जो हाथ होगा वो क्या होगा, एक तरह की इसके बाजू के साथ लगा होगा। समझ आ गई? नंबर 1। नंबर 2, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या काम करती थी आपका, वो आपका एक तरह का फ्लेक्शन करवाती थी और उसके बाद आपने कहना था सुपिनेशन करवाती थी। अब क्या होगा, अब आपकी एक्सटेंशन होगी और दूसरा आपने कहना है कि एक तरह की प्रोनेटेड कंडीशन हो जाएगी। कौन सी? प्रोनेटेड कंडीशन हो जाएगी। ठीक होगा बच्चों? और इस पूरे के पूरे कंडीशन को आप क्या कहते हैं, आपने कहना एब्स पाल्सी कहते हो। तो इसके अंदर आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर आपका अपर ट्रंक जो होता है वो डैमेज होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन बच्चों, क्लियर है? अगर हम इसको यहां से पढ़ें, जो हमारे नोट्स हैं इसके अंदर अभी हम देखते हैं बच्चों के कौन कौन सी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कहना एब्स पाल्सी वेटर स्लिप कहते होते हैं। इसके अंदर इंजरी टू अपर ट्रंक C5 और C6। कॉमन कॉज क्या होता है, शोल्डर डिलीवरी फॉल ऑन द, मतलब कि आपने कहना कि अगर एक बंदा, जब छोटा बच्चा जो होता है ना, उसकी जब डिलीवरी हो रही होती है, एक बच्चों मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी। अब देखें कि एक कंडीशन होती है कि डिलीवरी के दौरान पता क्या होता है, डिलीवरी के दौरान एक बच्चे का जो शोल्डर होता है ना वो पेल्विक कैविटी के अंदर ही फंस जाता है। समझ आ रही है? अब उस कंडीशन को हम कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। क्या कहते हैं? एक तरह का शोल्डर डिस्टोशिया कहते होते हैं। अब देखो एक छोटा बच्चा है, वो फॉर एग्जांपल जब डिलीवरी हो रही है, उसका बाजू जो है वो जनाब मां की पेल्विक कैविटी के अंदर फंस गया है। ठीक हो गया? तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अगर तो वो माशाल्लाह कोई एक तरह का अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, वो उसको जोर लगाएगा बाहर निकालने के लिए। ठीक है? और वो जो यहाँ पे एक तरह की इंजरी हो जाएगी, उसके बाजू के ऊपर यहाँ पे एक तरह की इंजरी हो जाएगी, ट्रॉमा हो जाएगा। मतलब कि जब यहाँ पे ट्रॉमा होगा तो फिर आप क्या कहोगे, आपने कहना कि हाँ जी जनाब उसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज है, आपने कहना कि उसके अंदर यहाँ पर जब ट्रॉमा होगा तो आपकी जो नर्व डैमेज हो जाएगी वो आपका अपर ट्रंक डैमेज हो गया है। आपने ये कहना। ठीक हो गया बच्चों? इस वजह से। और इसके अंदर कौन सा होता है, देखें मसल कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, डेल्टॉइड मसल, सुप्रास्पाइनाटस, इंफ्रास्पाइनाटस, टीरिस माइनर और बाइसेप ब्रेकाई। मुझे ये बताओ, ये सारे आपको पता है? हाँ जी, ये सारे मैंने बताए हुए हैं बच्चों कि हाँ जी जनाब ये किस तरह काम करते हैं। देखो जी आगे आ जाओ। अब देखें कि इसके अंदर क्या होगा बच्चों, कि आपका कैन नॉट लिफ्ट आर्म आउटसाइड। मतलब क्या है कि अबडक्शन इसकी वीक हो जाएगी, अबडक्शन होगी नहीं। आर्म हैंग बाय द साइड रोटेटेड इनवर्ड। मतलब क्या होगी, आपने कहना रोटेटेड इनवर्ड का मतलब क्या, प्रोनेटेड पोजीशन है ये कौन सी एक तरह की प्रोनेटेड पोजीशन है। ठीक होगा? कैन नॉट बेंड एल्बो। एल्बो का बेंड का मतलब क्या, कि बाइसेप जो होगा वो एक तरह का रिफ्लेक्स नहीं होगा बच्चों। और अगर कभी पूछा जाए कि बाइसेप रिफ्लेक्स क्या होता है, आपने कहना C5 और C6 जो होता है ये बाइसेप रिफ्लेक्स देता होता है। और अगर किसी भी बंदे के अंदर अपर ट्रंक जो होगा वो डैमेज हो जाएगा तो इसके अंदर जो बाइसेप रिफ्लेक्स होगा वो एक तरह का उड़ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आपने कहना होता है कि आगे क्या होता है, इसको आप क्या कहते हैं, एक तरह का की साइन कौन कौन से याद करने, वेटर स्टिप पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द अबडक्शन क्या होगी, 0 to 15 तक मूवमेंट ही नहीं होगी भाई, उड़ गया। समझ आ रही है? लॉस ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन। क्यों एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रास्पाइनाटस मसल के साथ जो आपका इंफ्रास्पाइनाटस मसल होता था वो कहां पर करवाता था, वो एक्सटर्नल रोटेशन करवाता था। ऐसे ही है। तो अगर सुप्रास्कैपुलर नर्व डैमेज होगी तो अब आपकी इंफ्रास्पाइनाटस मसल को मैसेज नहीं मिलेगा। और इंफ्रास्पाइनाटस मसल वो होता है जो एक्सटर्नल रोटेशन करवाता था शोल्डर की। अगर आप याद करो रोटेटर कफ मसल कल मैंने पढ़ाया था ये। ठीक हो गया? उसके बाद आपने कहना एल्बो की फ्लेक्शन जो होगी वो वीक हो जाएगी क्योंकि आप एक्सटेंशन पोजीशन में चला गया। ठीक है? और इसकी जो रूट वैल्यू है एक तरह की C5 और C6 है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कलमकीज पाल्सी क्या होता है। शाबाश एनीवन बच्चों। शाबाश एनीवन। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जितने देर से भी ये सेशन पढ़ा रहा हूँ ना, इस सेशन के ऊपर मैं लिटरली बहुत मेहनत कर रहा हूँ। समझ आ रही है? जैसे एक बंदा कहता है ना कि दिल से मेहनत कर रहा हूँ। इस सेशन के लिए मैंने अपने इवन के नोट्स हम लोगों ने अपने बनाए हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, कि जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे उसके नोट्स होंगे, ये आप लोग देख रहे हो। ठीक हो गया? इसको आप बुक से पढ़ोगे उससे ज्यादा है। ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग आपके रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देखेंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह वो एक टाइम के साथ सारा कुछ अच्छे तरीके से आपकी इमेजेस किसी तरह क्रिएट करने की कोशिश होना, सारा कुछ इसके ऊपर अच्छी बड़ी मेहनत होती है। ये नहीं है कि हाँ जी जनाब ऐसे ही हम लोगों ने किया और वो निकल के जनाब सामने आ गया, ये वाला सीन नहीं है। इसके ऊपर अच्छी बड़ी मेहनत होती है और इस सेशन के ऊपर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लिटरली। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसके ऊपर हम बहुत मेहनत करेंगे। आज हम जो है वो एक तरह का आपका अपर लिम जो है उसका पोर्शन जो होगा वो एक तरह का मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा खत्म करवाऊँ आप लोगों को। ठीक है? तो बाकी लगे हुए अल्लाह खैर करेगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। इस हाथ को देखें, इसको, 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 और ये तो 6 हो गई हैं भाई। 1 2 3 4 5 और 6, ये होता है टेक्नोलॉजी का। तो आपने क्या कहना है, एक तरह का इसको आप एक कर दो, इसको कर दो एक तरह का, ये एक कर दो। ठीक हो गया बच्चों? इसको आप समझे कि ये एक है। ठीक है?
अब फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि अगर ये एक है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहना होता है, ये आपकी दो है, ये आपकी तीसरी है, और इसके हाफ को यानी कि इस तरह इसको सारे को कौन सी नर्व सप्लाई करती थी? शाबाश। इसको कौन सी नर्व सप्लाई, कौन सी सप्लाई करती थी? उत्ते लिखा C8 to T1, वो ना बता। आपने कहना इसको जो सप्लाई करती थी वो मीडियन नर्व करती थी। कौन सी? आपकी एक तरह की मीडियन नर्व करती थी। और उसके बाद ये वाले हिस्से को, हाइपोथिनार को, इसको और इसके हाफ को, बाकी को कौन सी नर्व सप्लाई करती थी? वो आपकी अल्नर नर्व करती थी। अब मुझे आपने बताना है कि मीडियन और अल्नर नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या है? मीडियन और अल्नर नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या है? तो आपने कहना है कि मीडियन और अल्नर नर्व दोनों की जो रूट वैल्यू होती है बच्चों, वो आपकी एक तरह की आपने कहना होता है कि अब हम आते हैं अल्नर नर्व की रूट वैल्यू। इन दोनों की जो रूट वैल्यू होती है वो क्या होती है? शाबाश बच्चों, आपने कहना इन दोनों की रूट वैल्यू C5 से लेकर T1 तक होती है। कहते एक तरह की T1 तक होती है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों कि ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना यहाँ पे C5 है, C6 है, C7 है, C8 और T1 है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि C8 और T1 के मिलने से आपस में क्या बनता था? एक तरह का, शाबाश, आपका लोअर ट्रंक। C7 से क्या बनता था? मिडिल ट्रंक। C5 और C6 के मिलने से क्या बनता था? एक तरह का अपर ट्रंक। शाबाश, गुड हो गया जी। अपर ट्रंक, उसके बाद आपने कहना मिडिल ट्रंक, और उसके बाद आपने कहना लोअर ट्रंक। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना है कि इसकी क्या होती थी आगे बच्चों? डिविजन्स होती थी। एक एंटीरियर और एक क्या होती है? एक तरह के पोस्टीरियर। एंटीरियर और दूसरी कौन सी थी? पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है। अब देखो आपने क्या कहना होता है कि ये अगर पोस्टीरियर है, तीनों के पोस्टीरियर के मिलने से क्या बनता था बच्चों? पोस्टीरियर कोड। ऐसी है, तीनों के पोस्टीरियर के मिलने से क्या बनता था? पोस्टीरियर कोड बनता था। यही है ना? तो आप इसको क्या कहते थे? एक तरह का ये पोस्टीरियर कोड है। ये कौन सा एक तरह का पोस्टीरियर कोड है बच्चों? दूसरे नंबर पे आपने जो बात अपने जेन के अंदर रखनी थी वो कौन सी थी? कि अगर फॉर एग्जाम्पल अपर और यहाँ पे दोनों के एंटीरियर के मिलने से क्या बनता था बच्चों? आपने क्या कहना? एक तरह का लेटरल कोड। लेटरल कोड से जो नर्व निकलती थी उसका नाम क्या था बच्चों? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। यहाँ पे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। पोस्टीरियर कोड से जो नर्व निकलती है बच्चों उसका नाम क्या था? एक्सिलरी। और उसके बाद रेडियल नर्व। पीछे कौन सा कोड रह गया भाईजान? ये वाला। अब मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था, थोड़ा सा गौर करो, ये मैंने कहा था कि आपका लोअर ट्रंक का ये वाला जो हिस्सा होता है, जो नीचे वाला, ये और ऊपर से एक ब्रांच आती है। चाहे वो लेक्चर सुन लीजिएगा, आपके पास पड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि ऊपर से एक क्या होती है? एक तरह की यहाँ से एक ब्रांच आती होती है। ठीक हो गया। ये ब्रांच आती है और ये दोनों आपस में मिलके एक आपका कोड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मीडियल कोड। क्या? एक तरह का मीडियल कोड। तो अगर ये ऊपर से आ रही है तो ये कहाँ पे आ रही है? C5 वाले लेवल से आ रही है। ठीक है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये आपकी मीडियल कोड से कौन सी नर्व निकलती थी? दो, एक मीडियल और दूसरी कौन सी? आपकी अल्नर नर्व। तो मीडियल नर्व की रूट वैल्यू फिर क्या होगी? मीडियल नर्व की रूट वैल्यू आपके C8 और T1 नहीं है, बल्कि ऊपर से जो ब्रांच आ रही है उसके साथ मिल के C5 से लेकर T1 है। बात की समझ आई कि नहीं आई? तो आपने कहना है कि ऊपर से मिल के ये कोड बनाती है। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर लोअर ट्रंक जो है ये एक तरह का डैमेज हो गया है, ये एक तरह का बच्चों लोअर ट्रंक जो है एक तरह का उड़ गया है, तो अगर किसी भी इंसान के अंदर अगर ये लोअर ट्रंक जो होता है वो एक तरह का उड़ जाता है बच्चों, तो मुझे ये बताना है कि क्या आपकी एक तरह का मीडियल कोड बनेगा? नहीं बनेगा। ऊपर से C5 आता है, अंदर C8 to T1 है। C5 C8 T1 होगी, C5 C6 C7। C5 तो T1 का मतलब यही होता है कि सारी इसके अंदर है। अच्छा जी, इसके बाद आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल कि मीडियल कोड इसका उड़ के आएगा। जब मीडियल कोड नहीं बनेगा, क्योंकि लोअर ट्रंक ही नहीं बना, तो लोअर ट्रंक नहीं बनेगा। तू एक्टिव नहीं बैठा हो यहाँ इस टाइम, तू तू थर्ड प्लेस तक किसे जा रहे हैं? हाँ नहीं, मैं तेन दस रहा हैगा, फिर मैं तेन क्या तेन एक्टिव करा दा। हाँ एक बारी, एक मिनट, भाई मेरा कह रहा है कि मैं एक्टिव बैठा हुआ हूँ। ठीक है, हम अभी आइडिया लगा लेते हैं। आप इस तरह करो ना एक बार, वो स्क्रीन जो शो होती है 3-4 वाली, हाँ वो करके दिखाए ना, जैसा कि ये फॉर एग्जांपल जब हम स्क्रीन ऐसे करते हैं। वो हट गया वो। हाँ? हाँ अच्छा, तो आपने क्या कहना होता है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि मीडियल कोड एक तरह का C5 से लेके T1 तक, मतलब कि अगर ये लोअर ट्रंक आपका डैमेज हो जाता है, लोअर ट्रंक आपका उड़ गया, तो जब आपका लोअर ट्रंक उड़ जाएगा तो आपने कहना मीडियल कोड नहीं बनेगा। तो मीडियल कोड नहीं बनेगा, तो मीडियल कोड से कौन सी नर्व्स बनती थी? शाबाश, मीडियन और अल्नर। अब मुझे आपने ये बताना है कि जो मीडियन और अल्नर होती थी वो बच्चों आपके हाथ के मसल को सप्लाई करती थी। दोनों आपके हाथ के मसल को सप्लाई करती थी, और दोनों ये हाथ के मसल क्या काम करती? फ्लेक्शन करवाती थी, हाथ को बंद करवाती थी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों डैमेज हो जाएगी तो आपका हाथ बंद होगा? नहीं होगा। तो आप इसको कहेंगे कि फुल क्ला हैंड हो जाएगा।
आई समझ के नहीं आई? तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक ऐसा बंदा आता है जिस बंदे के अंदर C8 और T1 जो है वो जनाब आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस यानी कि लोअर जो ट्रंक है वो उठ गया, ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, आपने कहना है कि उसके अंदर मुकम्मल तौर पर आपके इंट्रोसियस मसल जो होंगे वो आपके उठ जाएंगे, उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस वो उठ जाएगा, इंट्रोसियस मसल जो होंगे जो आपके हाथ के दरमियान में जो होते थे, जो मैंने आपको बताया था, फ्लेंजिस जो होंगी उनको जो मैसेज होगा वो एक तरह का वीक, ठीक होगा, और इसके अंदर क्या होगा, आपने कहना है कैन नॉट ग्रिप और मेक फिस्ट, वो आपको पता है, क्ला हैंड डिफॉर्मिटी हो जाएगी, वो आपको पता है कि क्यों, क्योंकि पूरे का पूरा फुल क्ला हैंड हो जाएगा, आपका हाथ बंद नहीं होगा। तो आपने कहना होता है बच्चों कि हाँ जी इसके अंदर क्या होगा, ये कंडीशन वो होती है जिसको हम कहते होते हैं क्लम्पकीज पाल्सी। क्या कहते हैं क्लम्पकीज पाल्सी? तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि आपके पास एक ऐसा बच्चा आ रहा है जिसके अंदर जनाब शोल्डर डिस्टोशिया था, ठीक हो गया, और उसके बाद उसका हाथ जो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो रहा, उसकी ग्रिप जो है वो कम है और उसके अंदर क्ला हैंड है, तो ये क्या आपका कहना है, ये क्लम्पकीज पाल्सी, ये एक तरह की क्या, एक तरह की बच्चों क्लम्पकीज पाल्सी होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। अगर ये पूछा जाए कि क्लम्पकीज पाल्सी के अंदर कौन से मसल आपके डैमेज होते हैं, आपने कहना अल्नर नर्व को जो मसल सप्लाई करते थे वो कौन से थे, इंट्रोसियस मसल, इंट्रोसियस मसल हो जाएंगे, और फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस को कौन सी नर्व सप्लाई करती थी, मीडियन नर्व, और उसके बाद आपने कहना अल्नर नर्व भी करती थी, जिसको मैंने कहा था हाफ ये मसल होता है, तो आपने कहना फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस भी उठ जाएगा, उसके बाद इंट्रोसियस मसल उठ जाएगा, और आपने कहना होता है कि इसके वजह से आपने कहना है कि आपके हाथ के जो इंट्रिंसिक मसल होते हैं उसको भी सप्लाई नहीं मिलती। कौन से इंट्रिंसिक मसल? जिसकी वजह से आपके हाथ की जो जो ग्रिप होती है वो आपकी लॉस हो जाती है, आपकी थोड़ी सी माइल्ड सी पार्शियल सी एक तरह की फ्लेक्शन होती है, और इसको आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का क्ला हैंड है बच्चों, ये वाली पोजीशन बन जाएगी। लो जी ये आपका क्लियर होगा, ठीक है। नबनेस इन अल्डर साइड, वीक ग्रिप होगी, लॉस ऑफ मूवमेंट जो होगी वो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आपको हाथ को बंद करना खोलना वो कौन करवाती थी, अल्नर नर्व करवाती थी। जब अल्नर नर्व बुढ़ जाएगी तो आपकी जो हाथ होगी वो ना खुलेगी वो ना बंद होगी। आगे समझ के नहीं आई? उसके बाद आपने कहना क्लॉ हैंड, ये आप देखते होते हो। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ बंदा पूछ सकता। आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है। एक तरह का थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो बच्चों आपने ये कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर दो चीजें हो जाएं, एक आपको ये कहा जाए कि उस बंदे के अंदर कोई ना कोई एक तरह की ब्रेकियल प्लेक्सिस की इन्वॉल्वमेंट हो और साथ उसके अंदर ब्लड वेसल की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, क्या एक तरह का ब्लड वेसल की इन्वॉल्वमेंट आ जाए। तो आपने ये कहना है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर आप ये देखते हो कि ब्लड वेसल की इन्वॉल्वमेंट भी है और उसके साथ साथ क्या एक तरह का बच्चों आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल एक तो आपने क्या कहा कि इसके अंदर क्या होता है एक तरह का, आपने कहना है कि ब्लड वेसल की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे आप लिखो बच्चों, जस्ट इमेजिन करें जी, जस्ट इमेजिन करें बच्चों कि एक तरह का क्या और एक तरह का एक ब्लड वेसल की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है। दूसरा आपके अपर लिम्ब के मसल की कोई ना कोई वीकनेस एग्जामिनर कहता है, तो ये क्या है, आपने कहना है कि इसको हम कहते होते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है बच्चों वो क्या होती है, आपने कहना है कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो ये होती है कि एक आपकी एक्स्ट्रा रिब बन जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा रिब होती है वो न्यूरोवस्कुलर बंडल को कंप्रेस करती है। न्यूरोवस्कुलर लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूरो का मतलब क्या है कि नर्व, ठीक हो गया। वेसल का मतलब क्या है कि आपकी ब्लड वेसल, और कौन सी ब्लड वेसल, सब क्लेवियन वेसल, कौन सी आपकी एक तरह की सब क्लेवियन वेसल, समझ आ रही है। और यहाँ पर एक आपकी ट्राइंगल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सकलैनी ट्राइंगल। क्या कहते हैं ना कि बच्चों सकलैनी ट्राइंगल कहते होते हैं। अब देखें कि अगर फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि यार ये आपका एक जगह है, ठीक होगा, और अगर ये इस तरह ये जा रही है, ठीक होगा, ये ऊपर से एक तरह का आ रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है यहाँ से, ये आपकी आपकी नर्व आपकी आपकी आर्टरी जा रही है, आपकी वेन, उसके बाद ये आपकी आर्टरी जा रही, नर्व जा रही है, कंप्रेस हो जाएगी, क्या होगी, एक तरह की कंप्रेस हो जाएगी, इसके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। तो अब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब अगर कभी भी ये कहा जाए कि आपकी नर्व और वेसल दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, और हो क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा रिब थी उस वजह से हुई, आपने कहना थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते होते हैं बच्चों, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कहना कि मोस्ट कॉमन जो इसके अंदर आपकी ब्लड वेसल होती है वो कौन सी होती है, एक तरह की सब क्लेवियन आर्टरी होती है। कौन सी होती है, एक तरह की सब क्लेवियन आर्टरी होती है बच्चों। अब देखिए अगर ये आर्टरी है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर ये आर्टरी है तो क्या आर्टरी को ब्लड को जो आपके हाथ के जो मसल होंगे वहां पर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई होगी? फिर अगर ये कंप्रेस हो रही है तो आपने कहना हाथ के मसल को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। तो जब आपके हाथ के ब्लड के मसल को सप्लाई नहीं होती, आपको पता है ना ब्लड प्रेशर के अंदर एक कंडीशन ये होती है कि आपका ब्लड, आपका जिस्म ठंडा पड़ जाता है। आपका जिस्म क्यों ठंडा पड़ता है? क्योंकि आपकी बॉडी का पूरी बॉडी को ब्लड मिल ही नहीं रहा होता, ब्लड फ्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा। जब इसके अंदर ब्लड फ्लो कम होगा तो जब इसको हाथ की फिंगर्स के ऊपर आप हाथ लगाओगे ना तो आपको ठंडी महसूस होगी। तो आपने क्या कहना है, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होगी। और फिर क्या होता है वहां पर, आपने कहना है कि एक तरह का आपने कहना है पेन होगी।
स्वेटिंग होगी, ठीक हो गया। अब देखो हाइपोटेंशन के पेशेंट के अंदर पसीना आता है, ठंडा आता है, इसके अंदर भी ठंडा पसीना आएगा एक तरह का बंदे को। दूसरा, वहां पर क्या है, आपको पता है कि यार आपका न्यूरोवस्कुलर, आपका एक तरह का नर्व्स इन्वॉल्व है, तो वहां पर पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, वहां पे एडिमा होना शुरू हो सकता है। समझ आ रही है? तो ये कंडीशन आप सारी की सारी देखते हो बच्चों। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहना है कि एक तरह का कंप्रेशन ऑफ न्यूरोवस्कुलर बंडल बिटवीन द क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब। यही बात पढ़ाई मैंने आप लोगों को। काज ट्रॉमा, पुअर पोस्चर एंड हैवी वेट, ये वैसे उसने कॉजेज लिखे हुए हैं। डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर कंप्रेस्ड ब्रेकल प्लेक्सिस, सबक्लेविन आर्टरी और सबक्लेविन वेन, ये आपकी आर्टरी है जो आपने याद करना है। दूसरा, पेन हो गया, नंबनेस हो गया, टिंगलिंग इन आर्म एंड हैंड। समझ आ गई बच्चों? आगे क्या है, वीकनेस ऑफ हैंड आप देखोगे, कोल्ड हैंड एंड स्वेलिंग देखोगे, इफ वेसल इन्वॉल्व। बच्चों आगे समझ, वेसल की मैंने ये बात की। पेन इन नेक होगा, शोल्डर आर्म होगा, नंबनेस इन अल्नर साइड ऑफ द, आपने कहना है हैंड कॉमन। उसके अल्नर साइड का मतलब क्या है कि जो आपकी हाथ की जो छोटी फिंगर है वहां पर आपको पेन होगी, ठीक हो गया। और जब आप फॉर एग्जांपल इस पेशेंट का हाथ जो होगा वो ऊपर की तरफ उठाओगे तो और ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, और ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर और बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आप इधर प्रेशर पड़ रहे हो, यहाँ पे प्रेशर है बच्चों एक तरह का, यहाँ पे एक तरह का प्रेशर है, ठीक हो गया। अब ये बंदे को कहा हाथ ऊपर उठाओ, तो भाई प्रेशर तो और ऊपर से पड़ रहा है, तो ब्लड की सप्लाई और कम होगी, जिसकी वजह से कंडीशन को एक तरह की वर्स हो जाएगी। ये आपने याद करना है, ठीक है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है। शाबाश एनीमान जी। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो कंडीशन है जिसको हम कहते हैं विंग्ड स्कैपुला क्या है। बच्चों मैंने आप लोगों को एक बताया था कि आपकी एक नर्व होती है जिसको हम कहते होते हैं लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या है बच्चों। तो आपने कहना है कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C5, C6 और C7। आपने ये कहना है कि C5 to C7 आपकी एक तरह की रूट वैल्यू होती है, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इस नर्व का नाम होता है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व बच्चों, ठीक हो गया। और ये जिस मसल को सप्लाई करती है उसका नाम कहते हैं एक तरह का सिराटस एंटीरियर मसल होता है। कौन सा एक तरह का सिराटस एंटीरियर मसल होता है? सिराटस एंटीरियर मसल का काम क्या होता है कि आपका शोल्डर ब्लेड को स्टेबलाइज करना। तो अगर ये शोल्डर ब्लेड स्टेबलाइज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये शोल्डर ब्लेड बाहर की तरफ निकले, ये बाहर की तरफ निकला हुआ कि नहीं निकला हुआ, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था, ये देखें ये बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है बच्चों, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का पुश कैन, ये देखें आपके एक तरह का यहाँ पे इंजरी टू लॉन्ग थ्रेसिक नर्व C5 to C7, नर्व सर्जरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, मेस्टेक्टमी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस वजह से हो सकता है। सिराटस एंटीरियर मेन मसल होता है। स्कैपुला स्टिक आउट फ्रॉम द बैक लाइक अ विंग, मतलब कि आपका स्कैपुला जो होगा वो बाहर निकल आएगा, आपका एक तरह का स्टेबलाइज नहीं होगा, इसको आप ये कहते होते हैं। कैन नॉट पुश अगेंस्ट द वॉल प्रॉपर्ली, डिफिकल्ट इन लिफ्टिंग आर्म अबव हेड। यानी कि आपने क्यों कहना है, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो होती है वो आपका 90 से ऊपर लेके जाती है बाजू को, तो अब क्या होगा, बाजू ऊपर जाएगा सही तरह नहीं जाएगा। इस वजह से क्या लिखा हुआ एक तरह का डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग द आर्म अबव हेड। प्रोमिनेंट क्या होगा एक तरह का, आपने कहना मीडियल बॉर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। कौन सा आपका बॉर्डर जो होगा स्कैपुला का प्रोमिनेंट होगा, आपने कहना मीडियल बॉर्डर जो होगा आपका स्कैपुला होगा। विंग ऑफ स्कैपुला कहते होते हैं। वीक वीक पुशिंग मूवमेंट होती है, वाल पुश टेस्ट पॉजिटिव जो होता है वो। और उसके बाद अपना C5 to C6 जो होती है, C5, C6 और C7 जो रूट वैल्यू इसके अंदर हम ये देखते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि एब्स पाल्सी के अंदर कौन सी रूट वैल्यू होती है, तो वो आपने क्या कहना है, आपका अपर ट्रंक इन्वॉल्व होता है, C5 to C6 जो होती है वो रूट वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं वेटर स्ट्रिप कहते होते हैं, क्लियर है। अगर ये पूछा जाए क्लम्पकीज पाल्सीज में क्या होता है, लोअर ट्रंक इन्वॉल्व होता है, C8 to T1 होता है। क्ला हैंड देखते हैं, मीडियन और अल्नर नर्व दोनों इन्वॉल्व होती है, ये भी लिख लें। थ्रेसिक आउटलर सिंड्रोम में क्या होता है, कंप्रेशन बिटवीन क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब, इसके अंदर आपने कहना न्यूरोवस्कुलर बंडल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद विंगिंग ऑफ स्कैपुला के अंदर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व होती है, सिराटस एंटीरियर नर्व होता है, आपका मसल होता है। और उसके बाद आपने कहना कि आपका मसल जो होता है वो बाहर की तरफ हो जाता है और आपका हाथ से आपके सर के ऊपर से मूवमेंट लॉस हो जाती है। मोस्ट अपर लिम्ब नर्व्स कम फ्रॉम C5 to T1, ठीक होगा। ये वैसे उसने बात लिखी, अपर लिम्ब की जो मोस्टली जो नर्व होती है वो C5 से T1 तक होती है। ये बच्चों हम लोगों ने ब्रेकल प्लेक्सिस वैसे ही ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो इसकी तरफ अभी हम लोगों ने नहीं जाना। क्लियर है कि ये आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। कोई ऐसा बच्चा जिसका यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन होती है। शाबाश एनीमान जी। देखो बच्चों, एक चीज की मैं गारंटी देता हूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अल्लाह के फजलो करम से आप किसी भी लड़के के साथ, किसी भी, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तानी होवे, चाहे वो अमेरिका दा होवे, चाहे वो युगांडा दा होवे, चाहे वो कितों मर्जी आया होवे, समझ आ रही है? हाँ जी, चाहे वो जनाब ये हमारे यहाँ पे एक भाई बैठे हैं कहते सर जी वो चाहे वो लड़की हो, हाँ जी चाहे वो लड़की हो, ठीक हो क्या। तो आपने ये कहना है, वो सॉरी लड़की नहीं, वो कहता कुरी होवे कुरी, ठीक है।
चाहे वो कोई कुरी हो। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो जो चीजें इनसे पूछी जा सकती है ना बच्चों, वो सारी हम कवर कर रहे हैं। और इतना आप लोगों को भी पता लग रहा होगा कि हाँ यार, कोई भी ऐसी सिंपल चीज यानी कि कोई भी सिंगल चीज ऐसी नहीं है जो कि हम छोड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने जो मेन काम करना है वो यही है कि इसको अच्छे तरीके से सिर्फ रीड करना है, जो पढ़ा रहा हूँ उसको डेली बेसिस पे। हमारा इंशाल्लाह ये नहीं है कि हमने थोड़ा करना है, हमने डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि राउंड अबाउट जब आप लोगों को अक्टूबर तक तकरीबन आपका जो सिलेबस है उसको ख़त्म करवाऊँ किसी तरह। ठीक हो गया? जो बेसिक होगी वो तो आप लोगों की करवानी ही करवानी है, लेकिन क्लिनिकल भी आपकी ये सारे का सारा जो मेजर पोर्शन है वो एक तरह का ख़त्म करवाऊँ, ताकि आप लोगों का फिर ये कंडीशन देखने को ना मिले। तो आप लोगों को ये सारे का सारा होगा इंशाल्लाह, हम कवर करेंगे, सारी जो चीज़ें होंगी वो हम लोग एक तरह का देखेंगे। लेकिन इसके लिए जो मेन चीज़ है वो बच्चों आप लोगों की कंसिस्टेंसी है। अगर आप लोग एक तरह का एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, सारा कुछ करोगे, तो फिर आप लोगों ने ये देखना है कि हाँ जी जनाब हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग को कोई नहीं यार सुनते रहो ये वाला सीन है, उसका कोई फायदा नहीं है। एक काम आपने करना है कि जो मैंने आप बच्चों के साथ ड्यूटी भी लगाई हुई है कि डेली के एमसीक्यूज आप लोगों ने शेयर करने हैं, जितने एमसीक्यूज हों वो शेयर करने हैं आप लोगों ने। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या, वो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो। और मैं एक बात फिर कहता हूँ, आपका हक है, आप किसी भी एकेडमी के नोट्स किसी भी जगह पर देख सकते हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें इसके अंदर हैं, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं वो पढ़ा रहे। ठीक है, वो आपका हक है, वो आप जिधर मर्जी इस्तेमाल करें। ठीक है, और दूसरी एकेडमी का कोई भी स्टूडेंट है उसके साथ बैठ के आप अपना एनालिसिस करें कि यार मुझे कुछ कम तो नहीं आ रहा, या तो वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कौन सा मार्का मार रहे हैं, तो वो आपका हक है, वो आप सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहना होता है कि एक तरह का मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या काम करती थी। यहाँ पे देखो बच्चों, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपने कहना होता है कि ये वो नर्व होती थी जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एल्बो फ्लेक्सर है। यही था ना, स्ट्रॉन्गेस्ट एल्बो फ्लेक्सर यही तो करवा रही है, क्योंकि ब्रेकियालिस मसल जो होता था वो आपका क्या करवाता था, फ्लेक्शन करवाता था। ओके, रेडियन नर्व क्या करता, एक्सटेंड एवरीथिंग, रिस्ट ड्रॉप हम देखते होते। मीडियन नर्व क्या करवाती, ओके साइन, सेंसेशन 3.5 फिंगर, समझ आ गई बच्चों। अल्नर नर्व क्या करवाती, क्ला हैंड, लिटिल फिंगर। मोस्ट अपर नर्व C5 to T1, ये आपका हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि एक आपका चीज होती है जिसको आपने ये देखा, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये क्या है बच्चों। देखो अब हम आने लगे हैं बच्चों आपकी रिस्ट बोन्स की तरफ, कि आपकी रिस्ट की बोन कौन कौन सी होती हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहना होता है इसको यार, मुख्तलिफ तरह का याद करने का तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं कि हाँ जी जनाब आप इस तरह भी याद कर सकते हो। शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, टू शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। ठीक होगा, ये आप कह सकते हो। अब देखें, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना उसको ये आता होगा। तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब इसको एक तरह का इस तरह याद कर सकते हैं, शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, ये आप कह सकते हो। या इसका एक और बहुत देसी सा तरीका है जिसको हम कहते होते थे सफीना। यहाँ पे आपने कहना है लतीफ, टी से टिंडे, पी से पका, ये से टी से टिंडे, तेरे, सी से कच्चे, एच से हैं। तो इसका दूसरा तरीका ये होता है सफीना लतीफ, टिंडे पका, टिंडे तेरे कच्चे हैं। ठीक हो गया, मतलब ये एक तरह का ये एक और तरीका होता है। नहीं मोने साहब इस तरह भी देख सकते हो, या जो जिस तरह आपने याद किया हुआ है शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, लेकिन आप खूबसूरती वाले बंदे हो तो आपने वही याद करना है तो वो कर लो। ठीक हो गया बच्चों। लेकिन अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहना होता है कि बच्चों इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते होते हैं। वो क्या, यहाँ पे लिखा है प्रोक्सिमल रो, मतलब आपने कहना है कि आपकी दो रो होती हैं, एक के अंदर 4 और दूसरी रो के अंदर भी कितने आते हैं, 4 आते हैं। यहाँ पर आता है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम और पीसीफियम। इसी वजह से शी लुक्स टू प्रीटी उसी तरह याद करना है, सी एस स्केफॉइड, ल्यूनेट आपने एल, उसके बाद ट्राइक्यूट्रियम और पीसीफॉर्म। उसके बाद आपकी जो डिस्टल रो होती है उसमें आता है एक तरह का ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेटर, ये क्या आती है एक तरह की हेमेट आती होती है। ठीक हो क्या बच्चों, ये आपने याद करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखें कि फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने आप लोगों को ये बताया कि ये सारी की सारी कंडीशंस जो होती हैं वो इसके अंदर हम ये देखते होते हैं बच्चों। एक आपने आगे एक पॉइंट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये मैंने तो बता दिया कि हाँ जी इसके अंदर ये चीजें हैं, अब एक तो पॉइंट्स जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखने हैं वो कौन से हैं।
आपने ये कहना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि सर एक तरह का ये आपका कार्पल बोन के अंदर जो चीजें आप लोगों ने देखनी है वो कौन सी हैं। आपने कहना होता है कि जो कार्पल बोन अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि एक तरह का ये कार्पल बोन और सारा कुछ जो हमने देखा कि इसके अंदर ये होता है, और दूसरे नंबर पे हम ये देख रहे हैं कि रिस्ट वाली जो सारी की सारी चीजें देख रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या। सबसे पहले आपने कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो आपके कुछ बज़वर्ड्स आते होते हैं, बज़वर्ड्स के अंदर आपने कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर कभी भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे कि आपका एक पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं एक तरह का बच्चों के एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है वो एक तरह का ये फ्रैक्चर हो गया ये वाला, तो आपकी कौन सी जो बोन होगी वो एक तरह की आपने कहना है कि फ्रैक्चर होगी, यानी कि यहाँ पर एक तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो आपकी कौन सी जो बोन होगी वो एक तरह की फ्रैक्चर होगी। तो आपने आंसर क्या देना बच्चों, आपने कहना स्केफॉइड बोन, क्या एक तरह की बच्चों स्केफॉइड बोन होती है और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है। और इस स्केफॉइड बोन के अंदर ना प्रॉपर एक तरह का ये इकट्ठी भी नहीं होती, ये एक्सरे के अंदर भी इतना नहीं आती, यहाँ पर पेन होती है बंदे को, और इसको हम कहते हैं इसकी वजह से क्या होता है नॉन यूनियन होती है इस बोन की, क्या होती है एक तरह की नॉन यूनियन होती है। और इस बोन की वजह से इसके अंदर पता हम क्या देखते हैं, आवस्कुलर नेक्रोसिस देख सकते होते हैं बच्चों। आवस्कुलर नेक्रोसिस क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती। बात की समझ आई कि नहीं आई, आपकी रेडियल आर्टरी की ब्रांच होती है जो यहाँ पर ब्लड सप्लाई दे रही होती है, रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती है। तो जब ये आपका स्केफॉइड या आपका एक तरह का आपने कहना स्नफ बॉक्स के ऊपर एक तरह का फ्रैक्चर होता है, तो आपने कहना होता है कि क्या होगा, आपने कहना है कि यहाँ पर जनाब आप जो चीज देखते होते हो, आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि आपका हम एक तरह का स्केफॉइड फ्रैक्चर देखने की वजह से आवस्कुलर नेक्रोसिस देख सकते हैं, नॉन यूनियन देख सकते होते हैं, पेन देखते हैं, एक्सरे के अंदर फाइंडिंग्स नहीं आती होती, ये आपको पता होना चाहिए। पहले ही आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है। दूसरी बात आपने जो नाम रखनी है वो कौन सी है, अगर कभी भी आपका एग्जामिनर ये पूछे कि आपके पास एक तरह का आपने कहना होता है कि आपके पास एक तरह का एक पेशेंट है जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि मोस्ट कॉमन जो डिसलोकेट बोन होती है वो कौन सी है, तो आपने कहना बच्चों ल्यूनेट बोन जो होती है वो मोस्ट कॉमन डिसलोकेट होती है। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ल्यूनेट के लिहाज से आपने कहना ये मोस्ट कॉमन डिसलोकेट है। मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होती है वो कौन सी है, वो स्केफॉइड है, नॉन यूनियन है, आवस्कुलर नेक्रोसिस है। एग्जाम के लिहाज से बता रहा हूं बच्चों, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद करना है, समझ आ रही है। उसके बाद आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसके फॉइड मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होती है वो कौन सी होती है एक तरह की, आपने कहना होता है कि एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होती है वो आपने कहना होता है कि एक तरह का आपकी आ जाती है बच्चों आपकी एक तरह की स्केफोल्ड, ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि आपकी जो सबसे जो बड़ी बोन होती है वो कौन सी है, शाबाश, सबसे जो बड़ी बोन होती है वो कौन सी है, तो आपने कहना होता है कि जो सबसे बड़ी बोन होती है वो होती है बच्चों आपकी एक तरह की कैपिटेट, क्या कौन सी ये सबसे बड़ी बोन होती है कैपिटेट, आपकी सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, सबसे लार्जेस्ट बोन जो होती है आपकी कैपिटेट बोन होती है, ये आपने याद करना है बच्चों, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके बाद क्या थी हिमेट, और अगर ये पूछा जाए कि आपकी सबसे जो मीडियल बोन पाई जाती है वो कौन सी है, हिमेट जो होती है वो आपकी सबसे मीडियल बोन यानी आपकी बॉडी की तरफ ये पाई जाती है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी इसके अंदर कौन सा होगा, स्केफॉइड होगा, फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है, कौन सा होगा, नॉन यूनियन होगा, आवस्कुलर नेक्रोसिस देखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात मोस्ट कॉमन डिसलोकेट कौन सी होती है, ल्यूनेट होती है। दूसरी चीज तीसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है बच्चों, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सबसे बड़ी बोन है वो कौन सी है, कैपिटेट है। उसके बाद आपने कहना होता है सबसे जो मीडियल साइड पे होती है वो कौन सी होती है, हमेट होती है। ये आपने याद करना है क्योंकि इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है बच्चों और ये आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ तक कोई सिंगल ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों क्लियर है, शाबाश। हाँ जी बच्चों ये आपने बस याद करना है। आगे देखो, आगे आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि यार ये एक तरह का ना कार्पल टनल है। इस कार्पल टनल को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। आपने ये कहना होता है कि कार्पल टनल के अंदर बच्चों कि बेसिकली जो आप लोगों ने चार जो चीजें याद रखनी है वो ये रखनी होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कार्पल जो टनल जो होता है, आपने कहना है कि इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, ये देखते हैं। कैपिटेट इनिशियल अपीयर, हाँ कैपिटेट जो होती है वो इनिशियल अपीयर होती है और सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और यार ये खुदा के बंदे जो आप लोगों का नाम है ना वो लिख लो, ये कोई लिखा हुआ मैं मी और मैं की कहा बंदे मतलब मी, फिर मैं कहूँगा भी हम भाईजान आप अपना नाम लिख लें, आपको कुछ भी नहीं होने लगा, ठीक हो गया, कसम उठवा लो मुझसे, आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखें यहां पर आपने देखना है कि है क्या,
मोबाइल लेके जा चल लेके जाना। हमने क्या देखना है कि फॉर एग्जाम्पल कार्पल टनल के अंदर क्या होता है बच्चों, ठीक है। यार देखो कार्पल टनल का एक टनल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चों। अब आपने कहना है कि अगर आप ये एक टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसके अंदर आपने कहना है कि इसका एक फ्लोर होता है और एक रूफ होती है, जैसा कि एक कमरे की तरह आप ये समझ लो। जो इसका जो फ्लोर होता है वो बनता है कार्पल बोन्स और लिगामेंट्स का, ठीक हो गया। और जो रूफ होती है उसके अंदर भी एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते होते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। इसका दूसरा नाम ये होता है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, या आपको कहते हैं एक तरह का फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो सबसे पहले आपने कहना है कि जो कार्पल बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, आपने कहना है कि ये जो बोन्स होती हैं बच्चों, ये आपकी क्या बनाती है एक तरह की, ये आपने कहना है कि ये फ्लोर बनाती होती है, क्या बनाती है, एक तरह की फ्लोर बनाती हैं। और जो रूफ बनता है वो किसका बनता है, आपने कहना है कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का बनता होता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखना है कि आपके पास टेंडेंस होते हैं, कौन से, तो एक तरह के टेंडेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से टेंडेंस होते हैं इसका आपको पता होना चाहिए बच्चों, कि फॉर एग्जांपल आपने कहना ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है, ठीक है। ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है बच्चों। तो आपने कहना है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ये जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही है। ये क्या आ रहा है, आपके एक तरह का टेंडन आ रहा है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर आपकी मीडियन नर्व निकली गई, इसके दरमियान से यहाँ से मीडियन नर्व गुजरती है। अब अगर देखो कि किसी भी वजह से बच्चों ये क्या है, ये आपका जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है उसके अंदर कौन कौन से टेंडन्स आते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। समझ आ रही है, ये क्या बनाते हैं, छत बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक तरह का छत बनाते हैं, चार चार टेंडन, बिल्कुल। ये क्या बनाते हैं, एक तरह का छत बनाते हैं, ठीक होगा बच्चों। और जो उसका जो आपका फ्लोर बनाता है वो कौन बनाता है, वो आपका कार्पल बोन बनाता है। वो कौन बनाता है, कार्पल बोन बनाता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर छत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े, समझ आ रही है, और इस छत के ऊपर जो है वो यहाँ से मीडियन नर्व गुजर रही है, यहाँ से एक तरह की मीडियन नर्व गुजर रही है। अगर छत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े तो जो आपके एक तरह के टेंडन है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे जो नर्व गुजर रही है वो कंप्रेस हो सकती है कि नहीं हो सकती, मुझे ये बताएं। नर्व कंप्रेस हो सकती है ना। तो आपने कहना है कि प्रेशर पड़ने का मतलब क्या है। देखो बच्चों यहाँ पर आपने कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऐसी कोई बंदी है जो कि ओबीस बंदी है, जो भी ओबीस बंदी होती है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। आगे समझ। अगर कोई फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के प्रेगनेंसी के दौरान भी फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बंदी है जिसको आप कहते हो कि एक तरह का, आपने कहना होता है कि आप इस तरह समझें कि जैसा कि आपके पास एक ऐसी बंदी आई जिसके अंदर आपने कहा कि एक तरह का यहाँ पर जनाब आपने कहना कि हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी क्या होता है, सेम टू सेम यही कंडीशन होती है। या फिर डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर भी स्वेलिंग होती है। तो आपने कहना है कि ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो यहाँ पर टेंडन है वो आपका एक तरह का जोर से प्रेशर एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब होंगे तो यहाँ पर जो आपकी नर्व होती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं ये कंप्रेस हो जाती है। जब ये नर्व कंप्रेस हो जाती है तो आगे जो होगा वो जनाब आपकी मीडियन नर्व जो होगी वो आपके हाथ को सप्लाई करती है कि आप ये प्रॉपर्ली कर सकेगी, मुझे ये बता दे बच्चों, नहीं ना कर सकेगी। जिसकी वजह से आप क्या देखोगे, एक तरह का आवाज का इशू आ रहा है। हेलो 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 हेलो। ओके, अगर क्लियर, सुनिए बच्चे, क्लियर है आपका इशू होना। अब देखें आपने क्या कहना है एक तरह का बच्चों, कि एक तरह का इसके अंदर क्या होता है, ये बोन्स पहले नंबर पे आपने कहना है, दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि बोन्स जो होती हैं वो क्या बनाती है, एक तरह का फ्लोर बनाती हैं। जो रूफ बनाता है वो कौन बनाता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, मीडियन नर्व जो इसके दरमियान से गुजरी होगी वो एक तरह की कंप्रेस होगी। जब मीडियन नर्व कंप्रेस होगी तो आपको आगे पता ही है कि आपकी मीडियन नर्व हाथ के किस हिस्से को सप्लाई करती है, तो वो हाथ का जो हिस्सा होगा वहां पर क्या होगा बच्चों, आपकी टिंगलिंग सेंसेशन होगी, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ पर इसका थोड़ा सा हाफ, लेकिन आपका थिनार मसल की अट्रोफी हो जाएगी। अट्रोफी का मतलब ये होता है बच्चों, आपने कहना होता है कि यहाँ पर एक तरह का मैसेज नहीं मिलेगा तो मसल जो होगा वो साइज में कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखें क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ द मीडियल नर्व अंडर द ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे लिखा है ना ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, इसका दूसरा नाम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। आई समझ के नहीं आई। और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर क्या होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडेंस आते हैं। आगे देखो बच्चों, आगे क्या सिम्टम्स क्या है, नंबनेस, टिंगलिंग, पेन इन थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, आपकी रिंग फिंगर, और उसके बाद वर्स एट नाइट में रेडिएट टू फोम आर्म। बच्चों वही सारी बातें जो हमने पढ़ी है। उसके बाद आगे देखें वीकनेस क्या होगा, आपने कहना है कि एक तरह का आपने कहना है वीक थंब अबडक्शन, क्योंकि एक तरह का आपको पता है इसके अंदर क्या करवाता है, एक तरह का अबडक्शन करवाता होता है जो कि आप देखते होते हैं। यार एक मिनट बच्चों,
अच्छा जी, क्या करवाते हैं? एक तरह का अबडक्शन करवाते हैं। अब देखिए थिनार मसल की क्या होगी, एक तरह की वास्टिंग हो जाएगी। इसके अंदर बच्चों दो तरह के टेस्ट हम करते होते हैं, एक होता है फैलन मैनूवर और दूसरा कौन सा होता है, आपने कहना होता है कि इसके अंदर होता है टीनल साइन। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है कि फैलन मैनूवर के अंदर आप क्या करते होते हो। अब थोड़ी सी बात को थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे मैं आप लोगों को कैमरा ऑन करके समझाता हूँ कि ये किस तरह होता है। जस्ट इमेजिन करें, आ जाओ कैमरामैन। हुआ अब देखें फॉर एग्जाम्पल अब देखो बच्चों कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर अपने हाथ इस तरह करने हैं। पेशेंट को हम कहेंगे कि अपने हाथ इस तरह कर लो, ठीक है। और इस तरह कुछ बुक्स के अंदर 45 सेकंड लिखा है, कुछ के अंदर 60 सेकंड लिखा हुआ है। इस तरह हाथ करने से 60 सेकंड के बाद इसके खुद ही कौन से हिस्से के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगी, ये कि ये थंब वाले ये वाले हिस्से के अंदर, इधर इधर इधर, और इसकी हाफ के अंदर। इधर तो पेंशन नहीं होगी। नहीं इधर नहीं होगी, तुम्हारे इधर हो रही ना क्योंकि तुम्हें कमजोरी है, कुछ खाया पिया करो, ठीक है। तो आपने कहना है कि इस साइड को हम क्या कहते हैं, एक तरह का बच्चों फैलन मैनूवर कहते होते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का फैलन मैनूवर कहते हैं। तो आपने कहना है कि 40 सेकंड के बाद यहाँ पे क्या होगी, एक तरह की पेन होगी, तो उसके बाद क्या हम कहते हैं, फैलन मैनूवर कहते हैं बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद जो आपका टीनल साइन होता है उसके अंदर हम क्या कहते हैं, आपकी यहां से मीडियन नर्व गुजरती है, ऐसे ही है। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तरह का इस तरह प्रेस करोगे, यहाँ पे प्रेस किया, ऐसे प्रेस करने से जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपने रिलीज किया हाथ और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे दर्द शुरू हो जाए, तो आपने कहना होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का आपने कहना ये टीनल साइन कहते होते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का टीनल साइन कहते हैं बच्चों। तो ये किसको चेक करने के लिए होता है, आपने कहना मीडियन नर्व को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। इस तरह ये देखें, इस तरह, ठीक है, ये इस तरह। तो आपने कहना है कि ये कौन सा होता है, एक तरह का टीनल साइन को चेक करने के लिए होता है। अच्छा बच्चों क्लियर है? अब आगे आ जाओ, आगे हम देखते हैं कि आगे की कौन सी कंडीशन है और आगे कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो बच्चों, एक मिनट जी। अच्छा जी यार मुझे ये बताओ, सही ईमानदारी से बताना है, पढ़ाई का मजा आ रहा है, सही ईमानदारी से तानू ਤੁਹਾਡੇ सक्के अब्बे दी कसम है। अब देखो कितनी चीजें ऐसी हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि यार मतलब कि आप लोगों को क्लियर हो, आप लोगों का ये सारा कुछ, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, एक एक पॉइंट जो होगा वो साथ साथ हम करते जाएंगे। अब देखें कि फॉर एग्जांपल बच्चों ये आपका सारा क्लियर हुआ और इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपने कहना है पेन किलर देते हैं, आंसर दे सकते हैं, और उसके बाद आप स्टीरॉइड के इंजेक्शन दे सकते हो, या सीवियर केस के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह की सर्जरी करते होते हैं। ये मैंने आपको दोनों टेस्ट बता दिए जो हम परफॉर्म करते हैं बच्चों, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाओ बच्चों आगे, और आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज क्या होती है। आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक होता है गाइन्स कनाल। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होता है, गायंस कनाल के अंदर, गायंस कनाल के अंदर ये होता है बच्चों कि एक तरह का आपकी जैसे मीडियन नर्व अगर कंप्रेस होगी तो क्या होती थी, वो कार्पल टनल सिंड्रोम था। और अगर अल्नर नर्व कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना अगर अल्नर नर्व कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, गायंस कनाल होती है। ये आपने याद करना है, ठीक हो गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, वो ये कहता है कि एक बंदा है जो कि साइक्लिस्ट है, साइकिलिंग वगैरह करता है, और उसके बाद उसका क्या होता है, ये जहाँ पे हाथ का ये हाथ निशान बना हुआ है यहाँ पे, और यही होता है ना एक ये हिस्सा, यहाँ पे जनाब हाइपोथिनर और यहाँ पर टिंगलिंग और पेन लाइक सेंसेशन होना शुरू हो गई है। तो आपने कहना कौन सी नर्व डैमेज है, अल्नर नर्व डैमेज है, और अल्नर नर्व डैमेज है तो कौन सा आपका है, गायंस कनाल सिंड्रोम। और बच्चों समझ आई, कोई नहीं आई? तो आपने कहना गायंस कनाल सिंड्रोम, तो आपने कहना कंप्रेशन इन गायंस कनाल, गैंग्लियोनिक सिस्ट हो सकता है, ट्रॉमा, रेपिटेटिव प्रेशर किस वजह से, साइकिलिंग की वजह से। मोर देन 90% एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो साइकिलिंग की वजह से पूछता है, ये आपका बज़वर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, नमनेस होगा, टिंगलिंग इन लिटिल फिंगर एंड अल्नर हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। तो बच्चों ये तो अभी हमने डिस्कस किया है इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, आपने कहना है कि इसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना होता है कि आपका अगर अल्नर नर्व इन्वॉल्व हो गई है तो बच्चों आपका क्या होगा, आपकी अबडक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि हाथों की जो अबडक्शन और अडक्शन करवाने, हाथ को बंद करना खोलने में जो मेनली नर्व का रोल होता था वो क्या होता है, एक तरह का अल्नर नर्व का होता था। तो आपने कहना वीक फिंगर अबडक्शन एंड अडक्शन, ये आपने याद करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कहना टीनल साइन ओवर गायंस कनाल, आप ये देखते हो तो वहां पर हम देख सकते हैं टीनल साइन ओवर गायंस कनाल का मतलब क्या है, ओ भाई ये वाले हिस्से के ऊपर आप जब हाथ को एक तरह का पालपेट करोगे, मारोगे, कंप्रेस करोगे तो पेन होगी, ठीक है। जैसा कि हम वहां पर करते थे ना, मीडियन नर्व को जब हम मारते थे तो आपकी पेन होती थी, यहाँ पर जब आप प्रेस करोगे, कंप्रेशन दोगे तो पेन होगी, उस वजह से आप कहते होते हो
बच्चों। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि इसका ट्रीटमेंट का एक तरह का सर्जरी, और उसके बाद इसको आपने याद रखना है। ठीक होगा बच्चों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन बच्चों आते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जी, अब यहाँ पे एक तरह का रिस्ट की हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई थी जिसके अंदर आप ये सब देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल बच्चों, अब इनमें से सब बोन में से सबसे बड़ी बोन कौन सी है, इसमें से खुद देखो, ये सब बोन में से सबसे बड़ी बोन कौन सी है। ये देखो, ये आपकी पहली स्केफाइड है, ये आपकी ल्यूनेट है, ये आपकी ट्राइक्यूट्रियम है, ये आपकी पिज़ोइफॉर्म है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना होता है, ट्रेपिजॉइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट, और ये क्या आती है आपकी हेमेट। तो ये आपकी कितनी बड़ी बोन आ रही है, तो आपकी सबसे जो बड़ी बोन हुई वो कौन सी हुई, कैपिटेट। और मुझे ये बताओ कि ये आपकी छोटी फिंगर की तरफ जा रही है, यहाँ पे आपका अंगूठा है, तो आपकी जो मीडियल साइड हुई वो कौन सी है। ओ भाई, आपकी जो छोटी फिंगर है वो आपकी मीडियल साइड पे है, तो जो मीडियल साइड है वहां पर कौन सी बोन है, हमेट है। तो ये अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक हो गया। जो मोस्ट कॉमन डिसलोकेट होती है वो कौन सी है, वो आपकी ल्यूनेट है। ठीक हो गया। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन जो है यहाँ पर ये वाली जो बोन है, ये कौन सी आपकी स्केफॉइड है, जो कि जनाब आपकी क्या होती है, एक तरह की फ्रैक्चर होती है जब बंदा गिरता है। ठीक है, ये आपने याद करना, और यही बातें आप लोगों को यहाँ पे बताई हुई बच्चों, जिनको आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखना है कि हाँ जी इसके अंदर ये होता है। अब देखो बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक तरह का ये आप लोगों को ऑलरेडी सारे का सारा स्केफॉइड फ्रैक्चर क्या होगा, आपको ये बताया मैंने आप खुद कि स्केफॉइड फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है बच्चों, आपने कहना होता है टेंडर इन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, रिस्क ऑफ वास्कुलर नेक्रोसिस। उसके बाद क्या था, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट फॉर्म द रूफ ऑफ कार्पल लिगामेंट। यही करता ना, जो लिगामेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, रूफ बनाते हैं। जो फ्लोर बनाता है वो कौन बनाता था, बोन्स बनाते थे। उसके बाद गायंस कैनाल क्या होता है, अल्नर नर्व कंप्रेशन, लिटिल फिंगर हाफ फिंगर में प्रॉब्लम। कार्पल टनल में क्या होता था, मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, वो मैंने बता दिया। ठीक होगा बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ, ये बंदा पूछ सकता है। और उसके बाद ये पूरे का पूरा आप लोगों को एक तरह का हम लोगों ने बता दिया। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने ना दो तीन चीजें और अपने जहन के अंदर रखनी है, वो कौन सी है। देखें फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये एक तरह का हम लोगों ने ये एक टेबल बनाया था आप लोगों के लिए स्पेशल, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि इनको कौन कौन सा हिस्सा, ये कौन कौन सा ये सप्लाई करता है। देखो बच्चों, अब आप खुद सोचो, ये मैंने कहा था कि जब आप अपने एक तरह का मेटाकार्पल्स को देखते हो ना बच्चों, तो उनके दरमियान में ये एक तरह का ये आपके मसल्स होते हैं जो इनको आपस में जोड़ते हैं। अभी मैंने आपको दबा के भी दिखाया था, जिसको मैंने कहा था कि इनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोसियस मसल। हर बंदा अपने हाथ को देख सकता है, आप अपने हाथ की जो मेटाकार्पल्स है ना उसके दरमियान में यहाँ पे एक तरह का देखें जोर लगा के, तो हर के दरमियान में इस तरह ये स्पेस बनी हुई है। ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का आपने कहना इंट्रोसियस मसल कहते होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें, ये आपका क्या एक तरह का इंट्रोसियस मसल है, ये आपका इंट्रोसियस मसल है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि ये जो आपके एक तरह का इंट्रोसियस मसल होता है, ये वाला है, ठीक है, इसको आपने कहना एक तरह का, ये आपका एक तरह का इंट्रोसियस मसल है बच्चों। अब देखें, ये आपका अगर इंट्रोसियस मसल है ये वाला, इन इंट्रोसियस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती थी, शाबाश, कौन सी नर्व सप्लाई करती थी इंट्रोसियस मसल को, ये मैंने बताया था आप लोगों को। इंट्रोसियस मसल को जो नर्व सप्लाई करती, वेरी गुड हसीब बच्चे, शाबाश, लव यू हो गया, सोनिया, नाज, यासर, शमून, जैनब, शाबाश बेटा, आपने कहना अल्नर नर्व। ठीक हो गया। और इसको हमने क्या कहा था, कितनी ब्रांचेस होती थी इसकी, दो, एक पाल्मर और दूसरी कौन सी थी, डोर्सल। तो यहाँ पे क्या लिखा, डोर्सल एंड पाल्मर। डोर्सल क्या काम करती थी, हाथ को खोलती थी, वो अबडक्शन करवाती थी, ठीक है। और पाल्मर क्या करवाती थी, अडक्शन करवाती थी, आपके हाथ को बंद करती थी। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अब देखें बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अब आपकी लुम्ब्रिकालिस है। लुम्ब्रिकालिस की होती है ये वाली फिंगर्स वाली बात। ये देखें, जब हमने लुम्ब्रिकालिस की बात करनी तो कहां से बात करनी है, और भाई आपके अंगूठे से शुरू करना था। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। ठीक हो गया। आपने ये कहना है, थंब को अगर छोड़ के अलावा अगर ये कहा थंब को ना लें तो फिर कितनी होती है, चार आपकी, एक, दो, तीन और ये चार आपकी एक तरह की लुब्रिकालिस, और एक क्या होगा आपका थंब हो गया। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती थी, शाबाश, इसको, 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 इसको और इसके हाफ को कौन सी नर्व सप्लाई करती थी, मीडियन। ठीक हो गया। ये क्या लिखा, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब क्या है, इसको और इसको उसने कहा कि प्रॉपर आपकी मीडियन करती है, थर्ड का हाफ और फोर्थ है, यानी कि वन एंड हाफ को कौन करती है, अल्नर करती है, मतलब ये वाला और इसका ये हाफ का अल्नर करती है, इस तरह। ठीक है। और वो थंब को वैसे अलग कर रहा है लुम्ब्रिकालिस से, समझ आई कि नहीं है, परेशान नहीं होना, वो आपको होगा इसके अंदर पता नहीं, इसने कहा चार उंगलियां, पांचवा अंगूठा है, वो ये कह रहा है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपने कहना होता है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये क्या काम क्या करता होता है। मैंने ये बात की थी कि इन नर्व्स का काम होता है कि ये आपके मेटाकार्पल फ्लेंजियल डिवाइड को क्या करवाता है, एक तरह का बच्चों, आपने कहना होता है कि ये एक तरह का क्या करवाता है, शाबाश, मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट को क्या करवाता होता है बच्चों, फ्लेक्स करवाता है कि एक्सटेंड करवाता है, शाबाश। आपने कहना होता है कि ये मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स करवाता है, और डीआईपी और पीआईपी को करवाता है एक तरह का बच्चों, आपने कहना एक्सटेंड करवाता है। पीआईपी यानी कि प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, और डीआईपी मतलब डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, इनको क्या करवाता है बच्चों, एक तरह का आपने कहना ये एक तरह का एक्सटेंड करवाता है, क्या करवाता है, एक तरह का एक्सटेंड करवाता है। और ये क्या करवाता है, एक तरह का बच्चों आपने कहना
फ्लेक्स करवाता है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि उंगलियां सीधी रहना, उंगलियां सीधी रहना, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने कहना उंगलियां सीधी रहना, ये होता है एक्सटेंड। मुझे अब आप लोगों ने ये बताना है, जिन बंदों के अंदर हम एक तरह का नर्व की डैमेज देखा था, उनके अंदर हमने उंगलियां सीधी देखी थी या उंगलियां एक तरह का कला देखा था? कला देखा था। तो जब आपने उनके अंदर कला देखा था तो उनका जो डिस्टेंस था वो कम देखा था। जब डिस्टेंस कम देखा था तो उसको हम क्या कहते थे? फ्लेक्शन देखते होते हैं, ऐसे ही है। तो इसके अंदर आपकी जो उंगलियों के अंदर जो ज्वाइंट होते हैं वो कौन से होते हैं? पीआईपी और डीआईपी। कौन से? पीआईपी और डीआईपी। एक नॉर्मल इंसान के अंदर पीआईपी और डीआईपी क्या काम करते हैं? एक्सटेंड होते हैं। लेकिन जब आपकी ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो अब आपके पीआईपी और डीआईपी एक्सटेंड नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? एक तरह के फ्लेक्स हो जाएंगे। आई समझ की नहीं आई? तो बच्चों आपने कहना है कि ये अब सीधा नहीं बल्कि ये इस तरह हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आपने कहना है कि हम क्ला हैंड देखते हैं। समझ आ रही? कोई नहीं आ रही? तो आपने कहना है कि ये आपके एक तरह की कंडीशन होती है बच्चों। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आपने ये देखना होता है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसा कि फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ हैंड के अंदर आपने जो बात अपने ज़हन के अंदर रखनी कि इसके अंदर कौन से पॉइंट्स होते हैं। एट रेस्ट, अब देखो कि इसके अंदर क्या एक तरह का एट रेस्ट अ बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सट्रिंसिक एक्सटेंसर ऑफ द मसल एज वेल इंट्रिंसिक मसल। क्या लिखा हुआ? पर्टिकुलरली लुम्ब्रिकलिस फ्लेक्स मेटाकार्पल फ्रेंजियल जॉइंट एक्सटेंड पीआईपी एंड डीआईपी। बच्चों समझ आई कि नहीं है? ये क्या काम करता है? फ्लेक्स मेटाकार्पल फ्रेंजियल जॉइंट एक्सटेंड पीआईपी और डीआईपी। जब ये डैमेज हो जाए क्या होगा? फ्लेक्स हो जाएगा ये। जब ये फ्लेक्स होगा तो फिंगर क्या होगी? क्ला की तरफ जाएंगी, ठीक होगा। ये आपने याद रखना है। क्ला इज सीन बेस्ट विद डिस्टल लीजन। तो बच्चों यही कहा व्यू ऑफ मीडियन एंड अल्नर। तो डिस्टल जब भी लीजन होगा तो क्या होगा? आपका एक तरह का क्ला हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी पेशेंट के अंदर आप डिस्टल आपकी मीडियन नर्व डैमेज देखते हो, क्योंकि आपको पता है कि मीडियन नर्व दो जगह पे फ्रैक्चर होती है, प्रॉब्लम होती है। एक तो ल्यूनेट जगह होती है, दूसरी कौन सी होती है? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है, ठीक हो गया। और आपकी जो अल्नर होती है वो कौन सी होती है? एक आपकी मीडियन जगह होती है, दूसरी कौन सी होती है? आपने क्या कहना है? एक तरह का आपने कहना है हुक ऑफ हमेट होती है। तो अगर तो फॉर एग्जांपल आपकी डिस्टल लीजन हो रही है, यानी कि हुक ऑफ हमेट या ल्यूनेट वाली जगह पर हो रही, तो वहां पर आप क्या देखोगे? वो क्ला देखोगे। क्ला आपने देखना होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, वहां पे ये लिखा हुआ उसने, आपने कहना कि क्ला देखोगे। रिमेम्बरिंग अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर दूसरी कौन सी कंडीशन है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो बच्चों कि अल्नर क्ला का मतलब क्या है। अगर किसी के अंदर अल्नर क्ला का होगा तो आपने कहना है क्लाइंग ऑफ द 4th and 5th फिंगर्स, ठीक हो गया। क्या होगा? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर डिस्टल अल्नर नर्व डैमेज है। जिसके अंदर क्ला देखोगे वो कौन सी नर्व होगी? डिस्टल अल्नर नर्व। ऊपर आपने पढ़ा है। अब देखो आगे देखो, इसके अंदर आपने क्या पढ़ा? एक तरह का मीडियल क्ला। मीडियल क्ला के अंदर कौन सी नर्व होगी? डिस्टल मीडियन नर्व। बच्चों यही लिखा हुआ है, ऐसे ही है। डिस्टल मीडियन नर्व, डिस्टल क्ला, जो आपकी वो वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका अंगूठे वाला, आपकी ये फिंगर और ये फिंगर इसका हाफ, ठीक हो गया। आपने ये कहना है। उसके बाद आपने कहना है कि कौन सा क्ला? द क्ला ऑफ इंडेक्स एंड मिडल फिंगर। तो बच्चों यही तो हम देखते हैं। उसके बाद देखें कि फॉर एग्जांपल आगे क्या है? हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है? आपने कहना प्रॉक्सिमल मीडियन नर्व। तो आपको मैंने ये बताया था कि आपकी जो मीडियन नर्व होगी इसके अंदर क्या होगा? रिस्ट जो होगी वो फ्लेक्स हो जाएगी। नॉर्मल किसी बंदे के अंदर जो रिस्ट होती है वो क्या होती है? एक्सटेंड होती है, ऐसे ही है ना, एक्सटेंड होती है। और पीआईपी और डीआईपी क्या होती है? एक तरह की, सॉरी, वो फ्लेक्स होती है। और डीआईपी और टीपीआईपी क्या होती है? एक तरह की वो एक्सटेंड होती है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि हाँ जी बच्चों, इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि आपका जो हैंड ऑफ बेनिडिक्शन देखते होते हैं वो कब है? मेकिंग अ फिस्ट। और उसके अंदर आपने कहना प्रॉक्सिमल मीडियन नर्व डैमेज होगी। और अगर आप यहाँ पे देखते हो ट्रबल मेकिंग अ फिस्ट, जब आपका हाथ ही बंद नहीं हो रहा, तो आपको पता है आपका हाथ बंद करने में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती थी? अल्नर नर्व। तो जब आपकी अल्नर नर्व ही डैमेज हो जाएगी तो आपकी हाथ बंद नहीं होगा। तो आपने कहना है कि इसका किसके साथ होगा? ये क्ला नहीं है। तो जब ये क्ला नहीं है तो ये कौन सी इन्वॉल्वमेंट होगी? आपने कहना ये प्रॉक्सिमल इन्वॉल्वमेंट होगी। ये आपकी डिस्टल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपकी कौन सी इन्वॉल्वमेंट है? ये आपकी प्रॉक्सिमल इन्वॉल्वमेंट है बच्चों। ये दोनों चीजें आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने कहना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ? क्ला हैंड के अंदर क्या होता है? आपने कहना मेटाकार्पल फ्लेंजियल जॉइंट एक्सटेंड होता है। पीआईपी और डीआईपी क्या होता है? एक तरह का फ्लेक्स होता है। ये आपने कहना है कि एक तरह का पीआईपी और डीआईपी का एक तरह का बच्चों एक तरह का फ्लेक्स होगा। ये दोनों चीजें आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें कि फॉर एग्जांपल, ये तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा कि इंट्रोसियस मसल को जो नर्व सप्लाई करती थी वो कौन सी थी? अल्नर नर्व, ठीक हो गया। थिनार मसल को जो नर्व सप्लाई करती थी वो कौन सी थी? मीडियन नर्व। हाइपोथिनार को जो मसल सप्लाई करती थी वो कौन सी नर्व थी? अल्नर नर्व। लुम्ब्रिकालिस आपके फर्स्ट और सेकंड, आपके थंब और साथ वाले जो लुम्ब्रिकालिस कौन सी थी? मीडियन नर्व। और आपके लुम्ब्रिकालिस थर्ड और फोर्थ जो लास्ट वाले थे उसको कौन करती थी? अल्नर नर्व, ठीक हो गया। ये आपने याद करना है। और इसके अंदर आपको पता है वो फ्लेक्स मेटाकार्पल करवाती है, और डीआईपी और एक्सटेंड कौन सी? पीआईपी और डीआईपी करवाती है। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये आपका फ्लेक्स हो जाएगा और ये क्या होगा? एक तरह का ये एक्सटेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे बच्चों? आपने कहना है कि डिस्टल लीजन की वजह से हम क्ला हैंड देखेंगे। आपका मिडिल क्ला हैंड भी देखते हैं और आपका अल्नर क्ला हैंड भी देखते हैं, जो आपने याद करना होता है। उसके बाद देखें क्ला
के अंदर आपने कहना अल्नर क्ला, ये सारा कुछ हो गया। मीडियल क्ला के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का मीडियन नर्व जिसके अंदर होती है, वो आपको मैंने बता दिया। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन किसमें देखते हैं, प्रॉक्सिमल मीडियन नर्व लीजन के अंदर देखते हैं। ट्रबल मेकिंग अ फिस्ट, हाथ बंद ही नहीं हो रहा, तो कौन सी नर्व डैमेज है, अल्नर नर्व डैमेज है, ये आपने कहना प्रॉक्सिमल अल्नर नर्व लीजन। और एट्रोफी किसमें देखेंगे, आपने कहना थिनार आपकी कब देखेंगे, मीडियन नर्व, उसके बाद हाइपोथिनार, और इंट्रोसिस किसमें देखेंगे, अल्नर नर्व। ठीक हो क्या बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखें आपने कहना है अल्नर नर्व क्ला 4 एंड 5th, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन मीडियन नर्व, मीडियन क्ला ये आपने कहना है आपकी मीडियन नर्व, ट्रबल मेकिंग अ फिस्ट अल्नर नर्व। तो ये आपका क्लियर होगा। अब आ गया जनाब आपका एक तरह का तकरीबन ये सारे का सारा हो गया बच्चों आपका अपर लिम्ब। कल मैं आप लोगों से एक तरह का एक फॉर्मेट साइन होता है जो आपने प्रोमिनेंट साइन होता है, वो किस वजह से देखते हैं, वो आपकी अल्नर नर्व की वजह से देखते होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज मैं ना कुछ इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, क्लिनिकल पॉइंट्स अब आप इसके रह गए बच्चों, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्लिनिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कल मैं आप लोगों को करवा दूंगा कि मीडियल क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक हो गया, मतलब कि उसके बाद क्लेविकल फ्रैक्चर को हम देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि आपका गायंस कनाल ये और मेटाकार्पल जो होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका सारे का सारा कवर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यूएसएमएलई फर्स्ट एड। आपकी सारी की सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, सिर्फ ये पोर्शन रह गया, और कल आपका लोअर लिम्ब जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आज के इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जो हाई यील्ड पॉइंट्स बनते होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये मैंने आपको 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाई यील्ड पॉइंट्स है ये मैंने लिखे भी हुए हैं, लेकिन अभी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं करूंगा। ये मैं बाद में करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम के अंदर इसमें से आते होते हैं। ये आपके सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसा कि इसके अंदर आप छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, स्केफॉइड है, बेजमेर एरिया है, एक्जी नर्व है, हॉर्नर सिंड्रोम ये लोअर ट्रंक लीजन आप देखते होते हैं, वेटर स्टीप है, एब्स पाल्सी है, क्ला हैंड है, आपको पता है इंट्रोसिस और लुम्ब्रिकालिस है, रिस्ट ड्रॉप है, रेडियल नर्व है, सैचुरेटेड नाइट पाल्सी है, रेडियल नर्व है, एप हैंड है, थिनार अट्रोफी होती है जिसकी वजह से आप एप हैंड देखते हो, जिसकी वजह से आपने कहना होता है कि आपकी मीडियन नर्व होती है। ओके साइन कांट बी मेड, आपने कहना इंटीरियर इंट्रोसिस नर्व ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है, फॉर्मेंट साइन है, अल्नर नर्व है, ये आपने कह दिया। मतलब कि ये सारी चीजें जो है ना वो मैंने आप लोगों को वैसे ये आप लोगों के साथ इसमें से कुछ पॉइंट्स होंगे वो आपके एक साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके जी, मिलते हैं कल। आप लोगों के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर। कल आप लोगों का जो आपका अपर लिम्ब का थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया वो, और साथ आप लोगों का जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका होगा लोअर लिम्ब। ओके बच्चों।